भी जो आपका बच्चा पार्टी के लेवल का है, दैट इज रिलेटेड टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन। क्या होगा ये इंट्रिंसिक फैक्टर में, इसका फॉर्मेशन, इसकी सिंथेसिस मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म से होगी। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजी दैट इज सेंट्रल डॉगमा। ओके, सेंट्रल डॉगमा की रिजल्टेंट ही जीन होगा, मतलब डीएनए होगा, रेप्लिकेशन होगा उसका, उसकी कॉपी बनेगी, रेप्लिकेशन हो गया बेटा, बात नहीं, ठीक है। देन ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बन गया, हम प्रोटीन बनाने जा रहे हैं इसलिए हम आरएनए लिखते हैं। देन उसका ट्रांसलेशन हुआ और उससे प्रोटीन बनी। तो हार्मोन में हमें देखना है कि हार्मोन का ओरिजिन क्या है, नेचर क्या है। जैसे आप ह्यूमन के केस में पढ़ोगे तो वहां प्रोटीनेसिस पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, जिसके प्रोटीन ओरिजिन के होते, फिर फैट स्टेरॉयडल लिपिड ओरिजिन के हार्मोन्स होते, ठीक है बच्चा। तो स्टेरॉयडल हार्मोन और पेप्टाइडल हार्मोन आप वहां देखते हो। यहाँ पे आपको उसी तरीके से गैसेस हार्मोन, इथाइलिन अकेले आ जाता है उसमें, और बाकी आपके कैसे होते हैं, पेप्टाइड ओरिजिन के होते हैं। तो पेप्टाइड ओरिजिन का मतलब क्या है कि प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनने में प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, यहाँ तक स्ट्रक्चरल बात होती है। एंड फंक्शनल की आप बात कर रहे हो, हार्मोन है वो फंक्शन कर रहा है, फंक्शन, स्ट्रक्चर भी एक फंक्शन है, लेकिन जब हम फंक्शन बोल रहे हैं इट मीन समथिंग केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है, वेदर इट इज एंजाइम और इट इज हार्मोन, ठीक है, और इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम, कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो टर्सरी क्वाटरनरी में इन दोनों में फंक्शनैलिटी होती है। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, यहाँ पे आपके सेल चैप्टर की एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की मैकेनिक्स चल रही है, एंड फाइनली गोल्जी में वो मैच्योर होकर रिलीज हो रहा है। ये कहीं आपको लिखा नहीं मिले, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। उस लिविंग सेल के अंदर ये सेल की फंक्शनल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए वहां पे हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हार्मोन कैसे वर्क कर रहा है वो समझने के पहले हार्मोन है क्या, कैसे फॉर्म हो रहा है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी में तुम्हें थोड़ा प्रिकॉशन दिया रहेगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन, वो कैसे ओरिजिन हुआ है उससे रिलेटेड थोड़ा मैं वहां पे एक्स्ट्रा बताऊंगी। उसके बाद वो किस तरीके के फंक्शन करता है, उसके टाइप क्या क्या है, कितने एनसीईआरटी में मेंशन है, कितने आपको पीवाईक्यूज के बेसिस पे आपको एडिशनल ध्यान रखना है। मॉड्यूल में भी आपको उसका टेबल वगैरह मिल जाएगा। बेटर रहेगा आप अपनी टेबल खुद बनाओ सारी इंफॉर्मेशन, और जब जब एमसीक्यू सॉल्व करो इस चैप्टर में ये वाला पोर्शन आप जितना एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। इट इज लाइक मिनरल, जैसे आपने मिनरल के कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट देखा, उसी तरीके से हार्मोन के कॉम्बिनेशन का, कौन किसके अपोजिट में वर्क कर रहा है, कौन किस में साथ साथ इम्पैक्ट कर रहा है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से पुट जब होते हैं तो आपको एनसीईआरटी की ही लाइन से टफ क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और इसका क्या नाम है, फाइटो हार्मोन, और क्या नाम है, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन फाइटो आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकली उनके अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, इंडोल होगा तो इसको आप कहाँ पे ले जाते हो, ऑक्सीजन में, ठीक है। इंडोल कंपाउंड एग्जांपल एक दिया हुआ है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। एक्सपेंशन ऑफ सेल वॉल इसका मेन फंक्शन है। जो आप सेल की ग्रोथ पढ़ते हो उसमें ये सेल की ग्रोथ में सेल वॉल के एक्सपेंशन पे वर्क करता है। एडेनिन डेरिवेटिव, एडेनिन से डिराइव हुए हैं, इसमें आपका आता है साइटोकाइनिन, काइनेटिन वर्ड से उसको पकड़ना, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एडेनिन डेरिवेटिव है, मतलब वो एडेनिन कहाँ है आपका, नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन का पिरिमिडिन, प्यूरिन का पार्ट है, क्लियर है। तो आपको वहां से तोड़ के निकाल के अंदर उसका डेरिवेटिव समथिंग अदर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, तो वो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट ना होके वो हार्मोन बन जाए। अब बस ऐसे दिमाग में थोड़ा सा याद रखो, क्योंकि ये एडेनिन आपको कंफ्यूज करेगा। जब आप एटीपी बोल रहे हो तो भी वहां पे एडेनिन है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके बच्चा। एडीपी बोल रहे हो तो भी एडेनिन है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो एडेनिन वही एडेनिन है जो आपने प्यूरिन में पढ़ा है, डीएनए में। इसका भी एक नाम दिया हुआ है N6 परफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन। प्यूरिन ध्यान रखो, काइनेटिक
इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ही इसका टफ है, जो आपको यहाँ एग्जाम्पल ध्यान दो, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स, एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग के टाइम ये आ चुका है आपके सामने, ठीक है। एब्सिसिक एसिड, टर्पीन, डेरिवेटिव ऑफ टर्बिन है जिब्रेलिक एसिड, Ga123, इससे रिप्रेजेंटेशन होता है इनका। Ga3 मोस्ट अबेंडेंट है, IAA मोस्ट अबेंडेंट है, ए भी है तो अपने आप में ए भी है। गैसेस में सिर्फ एक फाइटो हार्मोन है जो गैसेस फॉर्म में, ओके, दैट इज एथाइलिन। आप सब इससे इंटरेक्ट करते हो। जब भी आपके घर में कोई कच्चा फल रखा है और वो 1-2 दिन रख रहे हो आप और वो फिर पक जाता है, तो वहां जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो एथाइलिन की वजह से हो, ठीक है। या आपने बनाना का बंच लिया, उसमें 2-4 पके हैं और बाकी आप ऐसे ही लेते हो, अकेले आप खाने वाले हो तो आप एकदम पका हुआ नहीं लेके आते हो, आप दुकान वाले को बताते हैं कि 1-2 दिन चलना चाहिए, ऐसा नहीं तो अगले दिन ही खराब हो जाए। तो उसमें क्या हो रहा है, वो 1-2 दिन बाद तो आपको पका मिलता है, कैसे पक गया वो पेड़ से तो अलग था। तो वहां पे जो हार्मोन वर्क करता है दैट इज गैसेस हार्मोन, अकेला है, कोई कंफ्यूजन नहीं, इथाइल, ठीक है। क्या डेरिवेटिव होते कैसे होता है वो हम जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। लिक्विड इथाइलिन कैसे यूज हो। Plant growth regulators are variously described as plant growth substance, plant hormone और phytohormone in literature। आपको जो भी इसके बारे में आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन, उसमें इनके नाम अलग अलग मिलेंगे बट मीनिंग सबकी एक ही रहेगी। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ एग्जांपल्स दिए और वो किस ओरिजिन के है वो दिया, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे टेबल बनेगा, इंडोल ओरिजिन का, इंडोल एसिटिक एसिड, एडेनिन ओरिजिन का, काइनेटिन ध्यान रखना, परफ्यूरिन, अमाइनो प्यूरिन भी याद ही रहना चाहिए। एब्सिसिक एसिड अकेला है, कैरोटेनॉइड का डेरिवेटिव है, वही बीटा कैरोटीन जो गाजर वाजर आप खाते हो उससे डेवलप होगा। टर्पिन मतलब उससे हमारी बॉडी में आ जाता है, और अभी मैं बताऊंगी कि कैसे इन सबकी डिस्कवरी हुई। टर्पिन्स का डेरिवेटिव जिब्रेलिक एसिड है और गैसेस का फॉर्म में इथाइलिन। क्लियर। अब बेसिकली इन सबको पढ़ने के पहले थोड़ा सा इनकी डिस्कवरी वगैरह से रिलेटेड आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है और ध्यान भी होना चाहिए, बट हम खत्म कर लेते हैं एनसीईआरटी बेस थोड़ा। PGRs can be broadly divided into 2 groups based on their functions in a living plant body। क्लासिफिकेशन का हमेशा कोई क्राइटेरिया होता है, ये हम लोग बहुत बार देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, जो कलेक्टिवली उनका फंक्शन है उसको उसके बेसिस पे उनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करो। एक जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, एक जो एडवर्स कंडीशन में ग्रोथ को इनिबिट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उस एडवर्स कंडीशन में उसकी डेथ ना हो, वो सरवाइव कर जाए और फेवरेबल कंडीशन आने पे वो ग्रो कर जाए। ओके बच्चों, तो 1 ग्रुप ऑफ PGR आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, मार्क कर लो, सच एज सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, सब आपको पढ़ा हुआ है। एनाटॉमी में जब आप लेयर देख रहे हो, कॉर्टेक्स पैटर्न है कि पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, किस तरीके से आप बोल रहे हो। तो आप ऐसा तो नहीं बोल रहे थे कि पिथ के बाद आपने एंडोडर्मिस डाली। देयर इज अ पैटर्न जो सारे प्लांट्स में फॉलो हो रहा है, जहाँ पे अगर प्रॉपरली आप उसको देख सकते हो। सेकेंडरी ग्रोथ का एक पैटर्न है, जाइलम का होगा, फ्लोएम क्या होगा, रेडियल कैसा है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर स्कैटर्ड मोनोकॉट में कैसे है। तो एवरीथिंग इज पैटर्न, वही हो गया पैटर्न, ठीक है बच्चा। किसी पैटर्न का फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, वेरिएशन, जो सीजन में वेरिएशन आ रहा है उसकी वजह से जो ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। फ्लावरिंग, फोटोपीरियोडिज्म आता है इसमें, पढ़ना भी इसी चैप्टर में। फ्रूटिंग, फ्रूट का फ्लावर के बाद फर्टिलाइजेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन एंड सीड फॉर्मेशन। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं इन सबको प्रमोट करने वाले, ठीक है। तो वो सभी कैटेगरी क्या हो गए, प्रमोटरी ग्रोथ हार्मोन या फाइटो हार्मोन जो प्रमोटरी इफेक्ट के हैं। इज इट क्लियर। प्रोसेस ध्यान से समझो, सारी पड़ी हुई है, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। एक कंप्लीट लाइफ स्पैन में छोटे छोटे स्टेप है, सभी को प्रमोट करने वाले कुछ हार्मोन होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। क्या क्या आ जाता है इसमें, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, 5 ही आपको पढ़ने हैं बेसिकली, ठीक है। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन को आप हटा दो तो उनको आप यहाँ पे बाकी तीनों क्या हो गए आपके प्रमोटर हो।
और अगर एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड में एक को आपको इनहिबिटर चूज करना है तो एथाइलिन जस्ट लाइक आयरन जैसे माइक्रो से मैक्रो में आ जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे एथाइलिन आपका प्रमोटर में आ जाता है। तो अकेले यूनिवर्सल जिसको आप आंख बंद करके कह सकते हो इनहिबिटरी हार्मोन दैट इज एब्सिसिक एसिड, इसका नाम ही है स्ट्रेस हार्मोन। जब प्लांट स्ट्रेस में रहेगा तो ये हार्मोन उसको बचाता है। इज इट क्लियर? The PGRs of the other group play an important role in plant responses to wound. wound मतलब कोई घाव लग गया, प्लांट में एक्सीडेंटल कंडीशन स्ट्रेस जैसे में, एंड स्ट्रेसेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। बायोटिक ओरिजिन क्या हो गया? जिस पे जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है, चाहे फ्री लिविंग हो या उसके अंदर सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रह के लेगुमिनेशी वाला अपने राइजोबियम का फॉर्मेशन, नोड्यूल का फॉर्मेशन देखा, उस तरीके का बैक्टीरिया। तो अगर वो बैक्टीरिया वहां पे नहीं है तो प्लांट एक स्ट्रेस कंडीशन में चला जाएगा, उसको प्रॉपर नाइट्रोजन की सप्लाई नहीं मिलेगी। तो जब तक वो नोड्यूल नहीं बनेगा, जब तक राइजोबियम उसके अंदर नहीं रहेगा, तब तक उसको एक स्ट्रेस कंडीशन में जाना पड़ेगा। ठीक है। पाइनस के केस में क्या होता है? पाइनस का सीड लगा और उसका फंगल एसोसिएशन हुआ, तभी रूट ग्रो करेगी, नहीं तो रूट हेयर ही नहीं है उसके पास। रूट हेयर नहीं है तो एब्जॉर्प्शन नहीं चलेगा। तो माइकोराइजा वाला कॉन्सेप्ट आया। अगर माइको वहां पे प्रेजेंट नहीं है या माइको किसी वजह से, किसी केमिकल, किसी फंजीसाइड की वजह से अगर वहां पे डिस्टर्ब हो गया तो उस जगह पे जिम्नोस्पर्म का प्लांट भी ग्रो नहीं करेगा। रिलेटेड है तो समझ में आ रही है बात? तो बायोटिक स्ट्रेस समझ में आया? बायोटिक मतलब लिविंग इंटरेक्शन। जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो आई विल टीच यू कि व्हाट इज द बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, लेकिन हम कई बार देख चुके हैं। कई बार हम जब भी पढ़ते हैं तब ग्रोथ की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में जो लिविंग होगा, जैसे पैरासाइट है तो वो बायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है। मलेरिया हुआ वो बायोटिक इंटरेक्शन का रिजल्टेंट, नॉन लिविंग का नहीं है। एक मच्छर के अंदर प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जब मच्छर ने काटा तो वो हमारे ब्लड में ट्रांसफर हुआ, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट किया और उसकी जो फॉर्मेशन वाले स्टेज होते हैं उससे हमें फीवर आ, तो हमें मलेरिया हुआ, मच्छर को मलेरिया नहीं हुआ। वो वेक्टर था, वो कैरी किया, उसको ट्रांसपोर्ट कराया हमारे अंदर। तो दिस इज अ फूड चेन। बिना हमारे ब्लड के मच्छर की रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं कंप्लीट होगी, इसलिए मच्छर को काटना जरूरी था। इसमें भी फीमेल मॉस्किटो काटती है। तो कई जगह आप इस तरीके का इंटरेक्शन देखो। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है दैट इज बायो। सुबह आप उठते पानी पी रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, खाना खा रहे हो, तैयार हो रहे हो, आपने बहुत सारे नॉन लिविंग चीज से इंटरेक्शन किया। मम्मी आपको नाश्ता दे रही, आपने लिविंग से इंटरेक्शन किया, दोस्तों से बात किया, गाड़ी पकड़ी, आए, सब लिविंग नॉन लिविंग इंटरेक्शन चल रहा है। वही बायोटिक एबायोटिक आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। टेम्परेचर, बारिश, ये सब एबायोटिक में आ जाता है। छोटी छोटी लाइनें, इनका मीनिंग बड़ा बड़ा है बेटा, आप ब्रॉडली थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर दो। They are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy, growth inhibiting, मार्क करके रखना, dormancy and abscission, ठीक है। पत्ती का गिरना, फल का झड़ना, ये सब क्या है? एब्सिशन। देखा हमने, सेनेसेंस में जाना, नेचुरल डेथ होना, ये सब क्या है? एब्सिशन। एब्सिशन होगा तभी कोई चीज, कोई पोर्शन डेथ की तरफ जाएगी। एक तो है कि हम कुल्हाड़ी उठाए और ब्रांच कट कर दी, वो एक्सीडेंटल है, उससे जहां पे ब्रांच अलग होगी वहां पे वुंड होगा, तो वुंड की भी बात हुई है इसमें। क्लियर है बच्चा? तो इन सभी कंडीशन में कि आपको देखने में सभी निगेटिव लग रही है, लेकिन प्लांट को अगर इसमें सरवाइव करके रहना है तो उसको कुछ अलग हार्मोन वहां पे रेगुलेट करें। अगर वो प्रमोटरी हार्मोन ही वहां पे वर्क करेंगे तो वो डैमेज होगा, प्लांट डैमेज हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? द पीजीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। आंख बंद करके ध्यान रखना है, जब तक इथाइलिन को इधर नहीं बोलता है तब तक आप नहीं लाओगे। और दो को अगर चूज करना है तो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। सिंपल 5 है, 5 में 3 तो आपके इधर ही है प्रमोटरी में, 2 है आपके इनहिबिटरी में, और उसमें इथाइलिन एज क्वेश्चन मूव कर सकते हैं। The gaseous PGR ethylene could fit either of the groups, but it is largely an inhibitor of growth activities. मार्क कर लो। जब आप फल को पका रहे हो तो वो तो फल का पकना, कच्चे फल आप नहीं खाते, इसलिए आपको फल का पकना क्या लग रहा है? प्रोमोटरी इफेक्ट।
ठीक है, तो इथाइलिन दो जगह मूव कर सकता है, और हम फंक्शन पे बात करेंगे एनसीईआरटी में, तो काफी शॉर्ट। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी हार्मोन डिस्कवरी है प्लांट हार्मोन की, सब एक्सीडेंटल। क्या बोलते हैं इसको? सेरेपेंडिटी। बेसिक लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बाई चांस डिस्कवरी होगी, पढ़ कुछ और रहे लेकिन मिल कुछ और गया, नॉलेज हमें कुछ एडिशनल मिल गई। उसी तरीके से साइंटिस्ट ने सभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी क्या है? एक्सीडेंटल है, सेरेपेंडिटी है। इज इट क्लियर? तो सभी के पीछे की हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी आपको देखनी है। Interestingly, the discovery of each of the five major group of PGRs have been accidental. All this started with the observation of Darwin and Darwin. कौन है ये? ये फादर है, जो चार्ल्स डार्विन, आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, एवोल्यूशन वाले, वही चार्ल्स डार्विन है, और उनके बेटे का नाम है फ्रांसिस डार्विन, फादर सन। तो इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डार्विन डार्विन एक्सपेरिमेंट। डार्विन के एक्सपेरिमेंट को डार्विन ने आगे बढ़ाया, ठीक है। When they observed that the कोलियोप्टाइन, क्या है कोलियोप्टाइन? तो पहले तो ये बता, मोनोकॉट में होगा कि डाइकॉट? पहला क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, मोनोकॉट में है डाइकॉट में है? उसके बाद बताओ कोलियोप्टाइन है। व्हाट इज कोलियोप्टाइन? तेज बोल बेटा। हाँ, ठीक है, राइजा से आपको याद रखना है, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा। राइजा को आप ध्यान रखते हो कि वो रेडिकल का कवरिंग है, तो कोलियोप्टाइल कहाँ चला गया? प्लिम्बिल में। अब किस में है ये, मोनोकॉट या डाइकॉट? मोनोकॉट, ठीक है। सबको ध्यान देना चाहिए, एग्जाम्पल मेज का दिया हुआ है, मेज का सीड जो आपने देखा है एंडोस्पर्मिक सीड में स्पूटेलम, ठीक है, एलरून लेयर, शील्ड, वो सारा चीज जो पढ़ा था आपने, वहां पे लिखा हुआ है कोलियोप्टाइल कोलियोराइजम, मॉर्फोलॉजी, सीड मॉर्फोलॉजी, ठीक है बच्चा। तो ये कोलियोप्टाइल में दे ऑब्जर्व दैट कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास, एग्जाम्पल है, मार्क करना। और ग्रास वैसे भी मोनोकॉट होता है, ये भी ध्यान रखना। रेस्पॉन्डेड, ग्रास मोनोकॉट होती है ना बेटा। responded to unilateral illumination by growing towards the light source phototropism. ट्रॉपिस मतलब मूवमेंट, फोटो मतलब लाइट, फोटो वर्ड आया फोटोन से, कई बार हो चुकी है इस पे बात। तो फोटोन लाइट, लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रहा है, दैट इज फोटोट्रॉपिस। ओके, तो अब उन्होंने क्या देखा कि जो कोलियोप्टाइल्स है, मतलब अभी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, ठीक, ग्रोथ स्टार्ट हो रही है कोलियोप्टाइल, तो वहां से शूट सिस्टम जनरेट होगा, और शूट सिस्टम के फॉर्मेशन के टाइम वो वन डायरेक्ट, यूनिलैटरल मतलब साइड, लैटरल मतलब साइड, यूनि मतलब वन, तो वन साइडेड लाइट। इज इट क्लियर? हम्म, समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे ट्री प्लांट ग्रो करा रहे हैं हम, तो सिर्फ इस साइड से लाइट दे रहे हैं। अभी सन कैसे लाइट देता है अपने को? सन की लाइट ऐसे पड़ती, ठीक, ऐसे ऐसे चारों तरफ से उस प्लांट पे पड़ रही है। इट डिपेंड्स कि दिन में आप किस टाइम देख रहे हो। जब वो पूरब से पश्चिम पूरा घूमा, तो उस टाइम में उसको, एक तो उस प्लांट को अगर वो ओपन में है तो वो हर टाइम लाइट में है। इवन आपके घर में भी है, जैसे यहाँ पे आप कोई फ्लावर पॉट रख दोगे तो भी उसको लाइट मिल रही है, और हर डायरेक्शन से मिल रही है, ठीक है। लेकिन हमने स्पेसिफिक कर दिया, जैसे आप अर्थ का रोटेशन पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, तो अर्थ टिल्टेड है, सूरज की रोशनी पड़ेगी, चंद्रमा बीच में आएगा, पता नहीं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्या क्या। तो उन सब केसेस में आप देख रहे हो ना, एक बड़े लेवल पे देख रहे हो कि लाइट जिस सरफेस पे अटके पड़ रही है वहां दिन है, जहां नहीं पड़ी वहां रात है, तो यूनिलैटरल हो गया ना वो। उस रिस्पेक्ट में देखो, सूरज भी यूनिलैटरल। तो एक प्लांट को आपने छोटी सी रोशनी, एक्सपेरिमेंटल रोशनी दे रखी है, टॉर्च से या ट्यूबलाइट से इल्यूमिनेटिंग लाइट दे रहे हो, आपको एक विजिबल स्पेक्ट्रम का फोटोसिंथेसिस कराना चाह रहे हो, तो आपको क्या दिखा? उसमें फोटोट्रॉपिस दिखा। इज इट क्लियर? After a series of experiments, it was concluded that tip of coleoptile was the site of Marcellina transmittable influence that caused the bending of the intercoleoptile. मार्क कर लो, फिर हम समझाते हैं इमेज के साथ समझ में, ठीक है।
बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल। अब एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उनको थोड़ी पता है कि यहाँ पे हार्मोन निकल के आने वाला, वो तो बाई चांस डिस्कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो बेंडिंग हुआ, प्लांट बेंड किया, झुक गया और उस साइड में ग्रो किया। अब कई बार देखो रोड पे आपको इस साइड मेरिया साइड जाओ तो कई सारे नारियल के पेड़ ऐसे जो अजीब तरीके से हवा में दिखते हैं, मतलब वो ऐसे सरफेस पे एकदम ऐसे फिर ऐसे खड़े हो गए। तो वाई दिस टाइप ऑफ पैटर्न क्यों उन्होंने उस टाइम में स्टार्टिंग में शो किया था और उसके बाद वो बेंड हो गए? वहां कुछ तो उनका ग्रोथ रेगुलेटर ने वर्क किया था और उसके बाद वो अलग इरेक्ट हो गए। समझ में कुछ एकदम ही आपको सीधे दिखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि फ्लावर पॉट में आप छोटा कोई फ्रेजाइल प्लांट लगाते हो तो उसके लिए सपोर्ट में आप एक लकड़ी लगा देते हो, ठीक है, उसको धागे से बांध देते हो, फिर अपने कहीं ग्रिल वगैरह मनी प्लांट वगैरह लगाते हैं अपन तो उसके वहां पे एक सपोर्ट देते हैं। एक तो वो क्लाइंबर है, ठीक, कहीं कहीं टेंड्रिल है, टेंड्रिल अपने आप सपोर्ट ले लेता है। तो डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ लाइट के डायरेक्शन में हमने देखा बेंडिंग ऑफ इंटायर कोलियोप्टाइल। अभी आपको इसको ध्यान रखना है, इट इज शूट टिप। अब आप इसको शीद की तरह समझोगे ना तो आपको नहीं समझ में, ठीक है। वो कोलियोप्टाइल वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? शूट टिप। ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है, प्लांट वो जो आपने वीडियो देखा उसमें स्प्राउट निकल चुका है। क्लियर है बच्चों? ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय F.W. वेंट, अनदर साइंटिस्ट है जिन्होंने डार्विन के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, यहाँ पे प्लांट था कैनरी ग्रास डार्विन का, यहाँ पे प्लांट है ओट सीडलिंग एज द कॉलम के क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड। चलो अब थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर चलते हैं, इन डिस्कवरी तक पहुंचना है। द टर्म हार्मोन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय स्टार्लिंग इन 1906। ही कॉल्ड इट्स स्टिमुलेटरी सब्सटेंस। स्टिमुलेशन, किसी चीज की ग्रोथ को या इनहिबिटरी इफेक्ट को स्टिमुलेट किया आपने, वो वहां है नहीं लेकिन स्टिमुलेशन से वहां पे इंडक्शन कर दिया। जैसे कल ही मैंने तुम्हें कैलस का फॉर्मेशन हमारी क्लास में बताया ना, हाँ, डिफ्रेंसिएशन डी डिफ्रेंसिएशन के बाद कैलस का फॉर्मेशन बताया। तो अपन ने क्या देखा था, एक्स प्लांट से लेके उसका ग्रोथ क्या रहा था, मतलब ना वहां रेडिकल था ना वहां प्लूम्यूल था। फिर हमने उसको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन से ट्रीट करके उसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को बना दिया और छोटे छोटे प्लांटलेट बन गए। क्लियर है बच्चों? तो स्टिमुलेटरी हुए, वो स्टिमुलेट किए। इंडक्शन को स्टिमुलेट कर, आपको पुश करके कोई काम करा रहा है तो इसका मतलब वो फैक्टर आपको स्टिमुलेट कर। जस्ट आपकी कोई फ्रेंड है अच्छी, वो सेंटर नहीं आ रही, आपका भी मन एक बार करेगा कि अरे मैं भी ऑनलाइन अटेंड कर लेती हूँ, आज जैसे सोनी नहीं आई तो हर्षिता का शायद मन में आया होगा, मैं भी नहीं जाती हूँ। ठीक, फिर लगता है कि चलो फ्रेंड कह रही नहीं मैं चल रही हूँ, पर चल रही हूँ, तुम्हारा मन नहीं है लेकिन दो फ्रेंड तुम्हारे चल रहे हैं तो मन कहता है अच्छा ठीक है मैं भी आ जाऊँ, ये होता है ना। तो दैट इज स्टिमुलेटरी। उसी तरीके से प्लांट में इन सब्सटेंस को पहले हार्मोन नहीं बोला गया था, स्टिमुलेटरी सब्सटेंस को। The growth and development in plant is controlled by a special class of chemical substance, hormones. They are needed in small quantities. Hormones बहुत small quantity में required होते हैं. They are not acting like a enzyme. Enzyme की तरह इनका flow, distribution. एंजाइम भी एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा सकता, अपने अपने सेल अपने अपने एंजाइम को फॉर्म कर। हार्मोन सिक्रीट होता है, निकलता है, डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन से ज्यादा अब यहाँ प्लांट के केस में या तो वो जाइलम से जाएगा या फ्लोएम से जाएगा या वो कॉर्टिकल लेयर से भी डिफ्यूज हो सकता है। सिलिंड्रिकल है, कॉर्टेक्स के ऊपर कॉर्टेक्स ऐसे चल रहा होगा तो वो कॉर्टिकल डिफ्यूजन भी कर सकता है सेल टू सेल। जब आपने ट्रांसपोर्टेशन देखा था तो वाटर को ऐसे ला रहे थे, रेडियली अंदर लाए थे तो वेस्कुलर बंडल तक वो आया था। ऐसे भी आ सकता है हार्मोन, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, रेसिपिटल, एक्रोपिटल, पेरिफेरल। ओके, तो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, वेरी लो कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू एंजाइम। ये लाइन लिखा हुआ और ये आप ध्यान रखो, ये अप्लीकेबल है बोथ फॉर एनिमल एंड प्लांट, दोनों ही केस में हार्मोन अपना फंक्शन बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन में करते हैं। दे आर रियली अफेक्टिव एट द साइट ऑफ देयर सिंथेसिस। समझ में आया? जैसे हम लोगों के भी मास्टर ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अभी नहीं पता तुम लोग को, ब्रेन में कंट्रोल करता है सब कुछ हाइपोथैलेमस। तो नर्वस सिस्टम जब पढ़ोगे तो आप जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो वहां आप डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, ओवरी पढ़ रहे हो,
ओवरी और टेस्टिस एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। पैंक्रियास एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। तो ऐसे हार्मोन जो पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहा है और ओवरी पे वर्क कर रहे हैं, तो वो फॉर्म तो हुए कहाँ, पिट्यूटरी में। ठीक है, थायराइड पे वर्क करने वाले फॉर्म हुए पिट्यूटरी में। तब थायराइड को उन्होंने इंडक्शन किया तो वहां से थायरोक्सिन रिलीज हुआ, तो रेगुलेटरी हार्मोन। ठीक है, सिंथेसाइज करवाने के लिए हार्मोन अलग अलग जगह सिंथेसिस हो रहे हैं और वर्क उनका अलग जगह। थायराइड से थायरोक्सिन जब निकला तो वो हमारी हर एक लिविंग सेल तक जाता है। सबसे ज्यादा जो हार्मोन ट्रैवल करके हमारी बॉडी को चाहिए दैट इज थायरोक्सिन। इसलिए थायराइड के केसेस आप बहुत आजकल सुन रहे होंगे, हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड दोनों अपने पॉपुलेशन में बढ़ता जा रहा है। फीमेल के लिए आम बीमारी होगी। पीसीओडी और थायराइड ऐसी हो गई है कि घर घर में। ठीक है, सुबह सुबह उठो, एक टैबलेट खाओ और अब दिन स्टार्ट, ऐसा उनका रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो किसी को हाइपोथायराइड, किसी को हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम अपने कंट्री में फीमेल के केस में ज्यादा अभी इवेंचुअली बहुत तेजी से बढ़ गई है। अब ये चार्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें फटाफट ड्रॉ कर लो। इतनी कहानी से आपको समझ में आ गया कि फाइटो हार्मोन का दो कैटेगरी रखा गया है, एक है प्रमोटरी, एक है इनिबिटरी। प्रमोटरी में आ जाएगा आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, ACG। ठीक है, ACG, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। फिर इधर आ रहा है आपका एब्सिसिक एसिड, इसमें रटने का जरूरत ही नहीं है, और इथाइलिन। इथाइलिन जो यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इथाइलिन, मतलब आपको एक चूज करना होगा, तो एब्सिसिक एसिड ओनली द इनिबिटरी हार्मोन। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? Thus, growth hormones, also called phytohormones, terms given by Theman, याद रखना, जहाँ पे आपका फाइटो हार्मोन लिखा था ना एनसीईआरटी में, वही नीचे आप एरो खींच के टर्म गिवन बाय थेमेन ईयर भी लिख लोगे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, अब आने के चांसेस नहीं है। इट कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बायोमोलिक्यूल मोस्टली क्या है बेटा, ऑर्गेनिक ही है ना। हाँ, तो हार्मोन क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही होगा। Organic substance which are synthesized in minute quantities, small amount in one part of the plant body and transported to another part where they influence, याद रखो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजी में चेंज करेगा, कुछ आपके डीएनए से करवाने वाला है वो उस जगह पे, खुद भी वो डीएनए से सिंथेसिस हो रहा है सेंट्रोडर्मा से, और जब वो सेल के अंदर आएगा, आपके घर में जैसे कोई आया तो डायरेक्ट नहीं सारी चीजें कर सकता है। नॉर्मली जनरल बात कर रही हूँ, हर घर के बॉस वहां के दादाजी या पापा जी होंगे। ठीक है, नॉर्मली चलती है, हालांकि पापा लोग के पास मम्मी का होती है लेकिन वो हिडन रहता है, अंडर कवर एजेंट रहती है। तो घर में बॉस कौन दिखता है, पापा। दादाजी है तो दादा, ज्वाइंट फैमिली है तो बड़े पापा, जो भी है जो भी है। लेकिन आप देखोगे जो हमारा समाज है वहां पे मेल डोमिनेटिंग है, तो कुछ भी करना है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके टच से ही डिसीजन आता है। या तो आप मम्मी के थ्रू वो पहुंचाओ बात, या आप डायरेक्ट उनसे कनेक्टेड हो तो डायरेक्ट बातें करते हैं, लेकिन डिसीजन उनसे ही होता है। तो उसी तरीके से क्या है, हार्मोन फॉर्म भी डीएनए की एक्टिविटी से हुआ है, फिर मूव भी किया है अंडर द कंट्रोल ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, कैसे उसको डिफ्यूजन होना है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट होना है। उसके बाद जब एक सेल के अंदर जा रहा है तो अगेन वो पापा जी की परमिशन से, मतलब उस सेल के डीएनए से परमिशन लेके वहां कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस करे। इज इट क्लियर? तब जाके एक सेल ग्रो करे। जो आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हो, डिफ्रेंशिएशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीजीआर। क्लियर है? A group of plant hormones including auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, abscisic presently known as to regulate growth। कम करे या ज्यादा करे, रेगुलेशन तो है। अब हम थोड़ी एक्सपेरिमेंट बता रहे बेटा, आप समझना इसको। फोटोट्रॉपिज्म आपको समझ में आ चुका है। कोलियोटाइप मैंने बोला कंसीडर इट एज अ शूट टिप, आप शीट पे नहीं अटके मत रहना, वो एम्ब्रियो के अंदर बताए। ठीक है, वो सीड के अंदर एम्ब्रियो में वाले स्टेज में था। अभी आप यहाँ क्या देख रहे हो कि एक प्लांट ग्रो कर गया, इतना भी बड़ा नहीं करेगा लेकिन हाँ हम ये मान लें कि यहाँ तक ग्रो। ठीक, तो जिस साइड से इसको आप एक्सपेरिमेंट में लाइट दे रहे हो उस साइड ये बेंड कर,
मैकेनिज्म समझना पूछा जाता है। इन सारे फंडामेंटल क्वेश्चन को एकदम क्लियर हो। डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्सेस, टाइम दिया एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में, आपको वहां पे क्या लिखा, बेंडिंग दिख रही है। बेंडिंग कैसे होगी, आप ऐसे अगर दोनों साइड में देखो इक्वल ग्रोथ है, मेरा हाथ ऐसे और इसकी ग्रोथ इक्वल रहेगी तो ऐसे ही बड़ा होगा, तो प्लांट सीधा ग्रो करता। जब सन रेज पड़ती है तो प्लांट मोस्टली सीधे ग्रो करता। ठीक है, बेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पता है आपको, आपने जहां पे गमला अपना रखा हुआ है फ्लावर पॉट, वहां पे कब कितनी रोशनी किधर से पड़ रही है, तो ज्यादा टाइम वो वेस्ट साइड में है या ईस्ट साइड में, इट ऑल्सो डिफाइन कि आपका प्लांट किधर मूव करेगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट समझो, तो अगर मेरा ये हाथ इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, अब इसका पेरीफेरी आप मेजर करो या पेरीमीटर समझ लो, तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला या ये वाला, ये ए है ये बी है, बताओ कौन से साइड ज्यादा ग्रो कर गया, बी वाला है ना। बी की साइड में ग्रोथ ज्यादा हुई, इधर की ग्रोथ रिटार्ड हो गई, तो इसने इसको ओवरकम कर दिया और झुक गया प्लांट आपका लाइट की तरफ, तो ये निगेटिव है। अभी समझ में आया, ये इस कोलियोप्टाइल की एक्टिविटी इस साइड में ज्यादा हो रहा है, मतलब जिधर लाइट नहीं पड़ रही है उधर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, दैट्स वाई यहाँ पे मूवमेंट ग्रोथ की वजह से ये ज्यादा इधर ग्रोथ हो गया और ये ग्रोथ कम है। अब देखो, ये हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पे हमने बेंड कर दिया, तो इसकी एरिया ज्यादा बढ़ गया, ये कम ग्रो किया। ठीक है, और रिजल्टेंट ये लाइट की तरफ मूव कर गया। अब जनरली ये आपका फ्लावर पॉट सभी लाइट के डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहे, बेंड करो। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लो, क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीजन की इसमें जो इन्वॉल्व है हार्मोन, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, अब कोलियोप्टाइल जो चल रहा है, वेंट ने बाद में इसको आइसोलेट कर लिया कि ये ऑक्सीजन से, और डार्विन क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, किधर मूव करेगा किधर नहीं मूव करेगा। लाइट को डिस्टर्ब किया तो मूवमेंट किधर हुआ, लाइट इधर किए तो इधर से मूव हो गया, तो वो एक्सपेरिमेंट कर, उसके अंदर मॉलिकुलर रीजन क्या है वो वेंट ने डिस्कवर। ठीक है बच्चा, कभी समझना, लाइट का डायरेक्शन ये है, इस साइड से कोलियोप्टाइल पे शूट टिप पे लाइट पड़ी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, लाइट कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट। हाँ, किस साइड में होगा, जिधर लाइट पड़ रही है, डिस्ट्रक्शन हुआ, मतलब अगर जस्ट सपोज यहाँ पे 50 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 50 ऑक्सीजन है, जब ये सीधे सीधे थे तो डिस्ट्रक्शन हुआ, तो देयर इज समथिंग, मैंने माना कंसीडर किया चलो 10 ऑक्सीजन का डिस्ट्रक्शन हो, तो यहाँ कितने बचे 40, इसके कंपेयर में कम हो गए, पहली चीज, पहला पॉइंट। ठीक है, लाइट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब पॉइंट में आएंगे क्वेश्चन, है ना। एंड ऑक्सीजन मूव अवे फ्रॉम द लाइट, अगर हम कह रहे हैं 10 का डिस्ट्रक्शन हो गया और 10 मूव भी कर गए, तो कितने और -10 कर लेते हैं, 40 -10 सेकेंड वाले रीजन से, अवे फ्रॉम द लाइट मतलब लाइट की साइड से मूव करके वो डार्कर साइड पे आ गए। ठीक है, तो अभी 10 को मैंने मूव करा है, तो यहाँ 50 प्लस 10 60 हो गया। एग्री करते हो? समझना इस चीज को, मैकेनिज्म बता रही हूँ। 60 हुआ इधर, 60 है, एंड ऑक्सीजन का रोल क्या है, ये ग्रोथ कर रहा है, कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की इंक्रीज हो गई किधर, अगर हम इसको ए साइड लिए हैं और इसको बी साइड लिए हैं, तो बी साइड में कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, एक तो मूवमेंट से, और दूसरा ए साइड में खुद ही डिस्ट्रक्शन हो गया, उधर कम हो गया था। अब बच्चे कुछ जो है वो ग्रोथ तो क्योंकि कर ही रहा है ना, क्योंकि प्लांट देखो आप ये ऐसे बड़ा हुआ है, इधर भी तो ग्रोथ तो किया ही है ना, लेकिन इधर उसके कंपेयर में ज्यादा कर रहा है, तो इसने बेंड कर दिया इस डायरेक्शन में, तो ग्रोथ हो रही है, इसलिए वहां पे कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, तो यहाँ रिजल्टेंट हमने क्या देखा, 30% कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन का रह गया और यहाँ 50 की जगह 60% हो, ऑब्वियसली जो 60% वाला है वो उससे ज्यादा ग्रो करेगा। अब यहाँ तो एकदम हाफ का डिफरेंस चला गया एग्जाम्पल में, इतना नहीं, इज इट क्लियर? तो ये वाला ग्रो ज्यादा किया, इसके ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से यहाँ टिश्यू कम ग्रो कर रहे हैं और ये आगे बढ़ रहा है। जस्ट सपोज दो लोग हैं, रेस लगा रहे हैं, ये धीरे 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 चल रहा है, तो ये तेज चल रहा है, तो ये अपने आप आगे चला जाएगा। ठीक है, और इनसे जुड़ा हुआ कोई रस्सी है तो वो उसी तरीके से ऐसे पकड़ा रह जाएगा, जुड़ा हुआ है दोनों से।
ये यही रह गया तो वहां चला गया। समझ में आई बात? तो फाइनली ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन हायर होने की वजह से पी साइट में, डार्कर साइड में फास्टर ग्रोथ होती है एंड लाइट जिधर है उधर डिस्ट्रक्शन हो गया और उधर स्लो ग्रोथ। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इधर हायर है, कंसंट्रेशन को ऐसे भी लिखते हैं ना बेटा, इधर लोअर। इतनी बात समझ में है? वापस आते चलो एक्सपेरिमेंट में, ये फ्लावरिंग का इसमें भी बात नहीं करते। तो ऑक्सीजन है पोलियो टाइप पे ही कुछ है। अब इसके लिए रीजन क्या हो रहा है, हमें ये तो समझ में आ रहा है ना कि क्या ये इस वजह से है कि कोई यहाँ सिंथेसिस हो रहा है या कुछ यहाँ से यहाँ मूव करके वो टिप रीजन पे वर्क कर रहा है। ये अभी इंटरनल क्वेश्चन तो बाकी है, तो उसके लिए देखने के लिए हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए, जिसमें डार्विन एंड डार्विन के एक्सपेरिमेंट जो 1880 में हुआ था। अब इसके पहले 1860 वाले एरा में डार्विन बिजी थे इवोल्यूशन में, मेंडल जी के काम को जीरो बट्टा सन्नाटा कर दिया उन्होंने और अपना इवोल्यूशन बंदर से आए चिल्ला के पूरी दुनिया को अपने तरफ खींच लिया। अब मेंडल की जेनेटिक्स इसी में दब गई और फिर मेंडल जी मर भी गए। फिर 1900 में उनको रीडिस्कवरी करके उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया। समझ में आती है इस बात पे? तो साइंटिस्ट लोगों में भी बड़े कंपटीशन चलते हैं, कौन कितना सही टाइम पे कितने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं। मेंडल साइंटिस्ट भी नहीं थे, पादरी थे, और डार्विन बड़े साइंटिस्ट थे। तो उस वाली डिस्कवरी के बाद का ये एरा है 1880 में, पापा बेटा दोनों मिलके उनका कोलैबोरेटिव यहाँ पे शो किया हुआ है। ये क्या देख रहे हैं? मूवमेंट। तो अगर टिप पे है तो टिप को काट देंगे तो मूवमेंट रुक जाएगा। हाँ, ऐसा हुआ। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कर दिया, टिप को कट कर दिया, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में कोई मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट नहीं दिखा क्योंकि टिप पे। अब उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग विच सिंथेसाइज इन टिप। ओके, अब वो लाइट की वजह से सिंथेसाइज हो रहा है, तो वो ऐसी कवरिंग करो कि लाइट ना पहुंच पाए। तो एक में कवर कर दिया टिप को ओपैक। ओपैक क्या समझ में आता है? जैसे तुम्हारे किसी किसी ग्रिपर वो वाला देखो क्या जैसे ओपैक है, और ग्रिपर का ये वाला क्या देखो ये ट्रांसपेरेंट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक से लाइट पेनिट्रेट कर जाएगी, सिर्फ आपने प्लास्टिक की तरह लगाया, और एक आपने पूरा मतलब हेजी टाइप का कुछ लगा दिया, उससे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर। तो ओपैक से अगेन लाइट पेनिट्रेट नहीं किया, तो मूवमेंट लाइट के डायरेक्शन में नहीं दिखा। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट वाला लगा दिया तो मूवमेंट दिखा, लाइट पहुंची थी, ऑक्सीजन का डिस्ट्रक्शन हुआ इस साइड में, और दूसरे ट्राइस में कंसंट्रेशन हाई हुआ, तो इस साइड में ग्रोथ ज्यादा हो गई, और ग्रोथ ज्यादा की वजह से ये इधर बैंड कर। ठीक, अब ये टिप पे हो रहा है या बेसल पार्ट पे हो रहा है? तो टिप को फ्री कर दिया गया, बेसल को कवर किया गया, तो भी मूव कर गया, मतलब टिप पे था कुछ। वेसल की लाइट को रोका गया और उससे नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा, और वो बेंड करा, मतलब ग्रोथ हो रही है। तो ये एक अलग एक्सपेरिमेंट। यहां तक के एक्सपेरिमेंट आपके किसने कर दिए? डार्विन एंड डार्विन। अब आए बॉयसन और जेनसन। तो डार्विन एंड डार्विन इतना हिंट कर दिए कि देयर इज समथिंग विच इज सिंथेसाइज्ड इन टिप, नॉट इन वेसल। ओके, अब बॉयसन कहे कि टिप पे है तो हमें देखना है कि है क्या, केमिकल है, गैस है, हो क्या रहा है यहाँ। तो केमिकल होगा तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते में अगर हमने कुछ ब्लॉकेज लगा दिया तो वो ऊपर से नीचे नहीं आएगा, इस तरीके एक्सपेरिमेंट। तो एक उन्होंने यूज किया जिलेटिन ब्लॉक। ये सब क्वेश्चन है बेटा, ये इमेज में शेयर करूंगी, आप क्वेश्चन देखना ध्यान सॉल्व करते हुए काम है। तो जिलेटिन ब्लॉक एक्सपेरिमेंट किसने किया? बॉयसन जेनसन। जिलेटिन ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सकता है। ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ, इधर का ऑक्सीजन इधर, इधर का ऑक्सीजन इधर, तो इस पूरे पोर्शन में ग्रोथ चल रही है, तो ग्रोथ दिखी, प्लांट बेंड कर गया। अब उन्होंने क्या लगा? माइका। माइका जानते समझते हो तुम लोग, जो डिजाइनर थोड़ा सा आता है लकड़ी के ऊपर, आपका फर्नीचर जो शाइन करता है, दैट इज सन माइका बोलते हैं उसको, वही माइका लगा दिया उसका। तो माइका से अब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। ओके, तो माइका जब लगाया तो ऑक्सीजन जो यहाँ सिंथेसाइज हो रहा था या यहाँ था या यहाँ था, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, तो उसको ग्रोथ नहीं दिखी। तो ये केमिकल है, यहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, बेसल मूवमेंट कर रहा है, इस पूरे डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहा है, ये सब चीजें आ रही थी। अभी भी पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। अब आएंगे पॉल। ठीक है, पॉल है, पॉल ने टिप को रिमूव कर दिया और आधे टिप को, जैसा इमेज दिख रहा वैसे ही समझ,
यहाँ से कट किया और यहाँ अटैच कर, तो यू कैन सी हियर कि कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स इधर का कॉर्टेक्स इधर के कॉर्टेक्स पे है, लिविंग सेल आपस में डिफ्यूजन करेंगे, तो ये तुरंत का आपने देखो, तुरंत अगर उंगली भी कटी रहे ना और उसको कोई ज्वाइंट करके डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लेकिन उंगली बचाई जा सकती। दिस इज द रियल केस जो मैंने अपने लाइफ में देखा हो, ठीक है। तो लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगी, उसकी मॉर्फोलॉजी बिगड़ जाएगी, ठीक है। अगर डॉक्टर ने उसको स्टिच कर दिया, अब आप ऐसे एकदम अलग लेके पहुंचोगे तो देयर इज बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप कितनी देर में पहुंचे, क्या हुआ वहां, नेक्रोसिस तो नहीं हो गया, ऑक्सीजन का लेवल एकदम जीरो तो नहीं हो गया, तो वो ज्वाइनिंग करेंगे या नहीं करेंगे वो डिफरेंट है, तो उसमें चांसेस कम है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट के बाद पहले उसको वहां पे जोड़ के कपड़े से बांध करके तब डॉक्टर के पास मूव करते हैं, ये फर्स्ट एड की चीजें। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, कट किया और उसके हाफ पोर्शन पे पुट कर दिया। हाफ पोर्शन में अगर ऑक्सीजन यहाँ सिंथेसिस हो रहा था तो वो इस वाले पोर्शन में ट्रेवल कर जाएगा। लाइट नहीं दे रहे हैं, ध्यान देना, लाइट नहीं दिया है, ऑक्सीजन को ट्रेवल कर रहा, तो वहां डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइट से इधर कंसेंट्रेशन लो हुआ था, इधर ज्यादा हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ, टिप को यहाँ रखा है तो ऐसे ही डिफ्यूज करेगा ना, सेल टू सेल सेल टू सेल, तो इधर ग्रोथ ज्यादा देखी, उनको एवेना कर्वेचर टेस्ट बोलते हैं बेटा इसी को, ये ऑक्सीजन का ऐसे टेस्ट है, ये दोनों समझ में आया। अब उन्होंने क्या किया, टिप को पूरा ही अलग कर दिया और वही जो अगार अगर आप रेड एल्गी से आइसोलेट करने का पढ़ते हो और मीडियम में आपने देखा है अगार अगार, उसी अगार की क्यूब बना के उसके ऊपर टिप को रख दिया, तो सारा हायर कंसेंट्रेशन से इधर तो जीरो कंसेंट्रेशन रहेगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन अपना मूव कर, ओके, और इस अगार में आ गया। अब इस अगार को उन्होंने यहाँ पे रख दिया, फिर से ग्रोथ दिख गई, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग, कोई केमिकल है जो ये सारी प्रोसेस कर रहा है, इसमें वो और आगे बढ़ गए, और वो केमिकल कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ टिप पे फॉर्म हो रहा है। समझ में आया, ये पॉल का एक्सपेरिमेंट है। अब फाइनली आए कौन, आपके वेंट है, वेंट ने ये वाला वेंट का एक्सपेरिमेंट नीचे में, ठीक है। तो ये फाइनल क्यूब में आइसोलेट, एक तरीके से आइसोलेशन करके केमिकल को, और अब इस क्यूब के अगर केमिकल प्रॉपर्टी को टेस्ट किया जाएगा तो प्लांट की वही चीज यहाँ पे आपको मिलेगी जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले किए होंगे। तो इस मिक्सचर से आप एनालिसिस, मतलब ये मिक्सचर है, ये प्योर ऑक्सीजन नहीं आया, और भी बहुत सी चीजें जो ट्रांसलोकेट हो सकती है, तो वो सब ट्रांसलोकेट होके उनकी केमिकल एनालिसिस करके देन ऑक्सीजन की डिस्कवरी। तो वो देख क्या रहे थे, वो देख रहे थे फोटोट्रोपिस्ट, और देखते देखते उनको कितने साल में गए, लगभग 40-50 साल में जाके ऑक्सीजन की डिस्कवरी। क्लियर है बच्चों? एनसीईआरटी पे आते हैं वापस बैक। तो ऑक्सीजन की एक कहानी थी, अब दूसरी कहानी आएगी आपको जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड यू नो टर्म है, फाइटो हार्मोन है, ठीक है। तो प्लांट में ही देखना नियर बाय, साइटोकाइनिन के लिए आप एनिमल में जाते हो क्योंकि वो डीएनए से, वो प्यूरिन से ओरिजिनेट हो, उसकी डिस्कवरी ह्यूमन से हुई, और मतलब एनिमल से हुई। बैकाने, बैकाने इज अ डिजीज, ध्यान रखना, फुलिश शिडली, ठीक है, बेवकूफ बनाना, वो प्लांट भी बेवकूफ बना रहा है। कैसे? प्लांट देखो, अपन मार्केट में गए, अगर हमें कहना है किसी की खेत देख के कि कहाँ पे फसल अच्छी आई, तो हम देख के क्या बोलेंगे, जहां पे बढ़िया बड़े बड़े गेहूं और धान दिख रहे होंगे हम बोलेंगे इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी आएगी, ओके। जब फ्लावरिंग का टाइम आया तो बगल वाला वो जो छोटी हाइट का था उसमें ज्यादा फ्लावर लग गए, उल्लू बन गया फार्मर। वो ग्रोथ को देख के या उसके पिछले साल की कहीं की ग्रोथ को देख के सीड के बिना पता किए उसने वो प्लांट लगा दिया था और उसमें यील्ड कम आई। दिस इज अ फुलिश शिडली, बेवकूफ बने, ओके। राइस का है, ध्यान रखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी को जो इसके ओरिजिन के लिए, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो एक फंजाई था, लिखा होगा, हाँ, फंगल पैथोजन, ओके। तो जिब्रेलिन का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, फंगस से हो रहा है, फंगस से हो रहा है। अब वो देख रहा है कि वो इस तरीके का क्या उसमें हो गया, दिस इज एक्चुअली अ डिजीज, बकानी डिजीज, जिसमें क्या हुआ, राइस की प्लांट की साइज खूब बढ़ रही है
और ऐसा होता है ना कि अपन देखते हैं कि अरे कोई बहुत हट्टा कट्टा है, बढ़िया है, तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमारा बढ़िया बॉडीगार्ड जैसा होगा, किसी का देख ही के डर लग जाए, पता चले वो महाडेरपोक हो तो बेवकूफ बन जाएगा इंसान। उसको तो बढ़िया सैलरी वैलरी पे अडॉप्ट किया और उसको दो दो लोग आए अटैक करने तो वो पहले ही धूम धुमा के भाग गए। ऐसे भी सीन आपने मूवीज में देखे हो, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हाँक रहा है और एक्चुअल कंडीशन आता है तो भाग लेते हैं। तो इस तरीके की चीजें क्या होती है, बेवकूफ। फुलिश डिजीज ऑफ राइस, उसकी स्टडी में डिस्कवरी हो गई थी जिब्रेलिक एसिड। साइंटिस्ट कौन है, क्यूरोसॉव। एनसीईआरटी में दिया हुआ, आपको ध्यान रखो। कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन। पैथोजन जो डिजीज कॉज कर रहा है, डिजीज कौन सी है, पकाने डिजीज, किसमें होती है, राइस में। 5-6 क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन के अंदर है, मैं बार बार। डिस्कवरी किसकी होनी है, जिब्रेलिक एसिड फाइटो हार्मोन की है, एसिड ओरिजिन का हार्मोन है, ठीक है, नाम है उसका जिब्रेलिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एसिड ओरिजिन। पकाने डिजीज है, फुलिश शिडलिंग, बेवकूफ बनना, सीड अच्छी नहीं लगेंगे। अगर राइस में सीड नहीं लगेंगे तो आप खाओगे क्या, इसकी पत्ती खाता नहीं है इंसान। कमर्शियल यूज उसका वही है, राइस ग्रेन है। ओके बच्चे, तो बेवकूफ बनने वाली चीज है। तो जिब्रेला फिजिकरी ये है फंगस, ये है साइंटिस्ट। Reported the appearance of symptoms of the disease in rice seedling when they were treated with sterile filtrate of the fungus. Sterile filtrate क्या होता है, उसके अलावा कुछ और ना हो, आप जिब्रेला फिजिकरी ले रहे हो तो उस सॉल्यूशन में आपके टेस्ट ट्यूब में बाकी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, ताकि कभी कोई ये चैलेंज न कर पाए कि ये उसकी वजह से भी तो हो सकता है। जैसे सपोज जिब्रेला फिजिकरी को हम कहें कि ए है और देयर इज समथिंग बैक्टीरिया बी है, देयर इज सम अदर फंजाई सी है, और ये तीनों इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो आप क्लियर नहीं कह सकते हो ना कि ये जो डिजीज हुई वो एक ही वजह से हो, मिक्सचर है। तो स्टेराइल कंडीशन क्या होता है, एक स्टेराइल होता है कंप्लीट स्टेराइल, उसमें कोई माइक्रोब्स नहीं है। लेकिन एक स्टेराइल एक्सपेरिमेंटल वाले में क्या हुआ, फंगस को डाल दिया गया और बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि हमें देखना है ना किसका इफेक्ट क्या होगा। तो उस केस में हमने देखा अच्छा ये है वो जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ खूब अच्छी करा दे रहा है और लोग बेवकूफ बन जा रहे हैं कि इसमें अच्छा सीड आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से गन्ने में होता है। गन्ने में गन्ने का साइज बहुत बड़ा हो गया, गन्ने की स्टेम बहुत चौड़ी चौड़ी दिख रही है, लेकिन गन्ने से अपन ऑप्टिंग क्या करते हैं, शुगर, चीनी चाहिए, और शुगर वाला उसके अंदर कंस्ट्रक्शन ही कम है। समझ में आया। तो गन्ने की खेती लॉस में चली जाएगी, देखने में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता। The active substances were later identified as gibberellic acid. ठीक है, डिस्कवरी सेरेपेंडिटी से हुआ और उसको जानने में फिर जिब्रेलिक एसिड आ गया। नेक्स्ट है आपका स्कूब एंड कोवर्कर, ये होगा आपका साइटोकाइनिन ऑक्सिन, चलो साइटोकाइनिन होगा, ऑक्सिन तो हो चुका। एफ स्कूब एंड हिज कोवर्कर ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम, ध्यान रखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है, टोबैको, ठीक। इंटरनोडल सेगमेंट, दो नोड के बीच में। टोबैको का कमर्शियल यूज क्या है, लीफ। आप एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये सब चीजें आपके दिमाग में चलना चाहिए। आपकी चाय की बात हो रही है, चाय के प्रोडक्शन की बात हो रही है, मतलब आपको लीफ ज्यादा चाहिए उस प्लांट, चाय पत्ती से चाय बनती है ना। The callus, a mass of undifferentiated cell, कल भी देखा आपने, proliferated only if in addition to oxygen, oxygen के साथ साथ the nutrient medium was supplemented with one of the following, underline करना, extract of vascular tissue, vascular tissue के extract, extract कैसे होता है, जैसे आपने जूस बना रहे हो तो कई सारे उसमें फ्रूट डाला, जिसका भी आप जूस बना रहे हो, मिक्स जूस बनाओगे तो कई सारे फ्रूट डालोगे, और जो अगर आप जिसका स्पेसिफिक बना रहे हो, मौसम्बी का, पाइनएप्पल का, मैंगो शेक बना रहे हो, तो आप उसको डालते हो एंड उसके फाइबर्स आप देखते हो कि आप रिमूव कर लो। जैसे गन्ने का जूस निकाल रहा है अगर ठेले वाला, तो वो कैसे गन्ना डालेगा जूस आपके ग्लास में, गन्ने का वो फाइबर पूरा रिमूव हो जाए, ठीक है। उसको 2-3 बार करके वो पूरा निचोड़ लेते,
तो उसी तरीके से क्या है, आपने टिश्यू लिया और उसके वेस्कुलर वाले पार्ट को आपने आइसोलेट कर लिया और उसको सॉल्यूशन बना, ठीक। तो अब उसके बायोमोलिक्यूल्स उस सॉल्यूशन में आएंगे, ठीक है। कोकोनट वाटर लिया, कोकोनट वाटर क्या है, एंडोस्पर्म है, लिक्विड एंडोस्पर्म, अपने आप वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है। वो तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट था। एंडोस्पर्म है मतलब वो लिक्विड ओरिजिन का, उसके अंदर डीएनए भी होगा, लिक्विड टिश्यू है वो, ओके बच्चों। तो ये जो है सोर्सेस वेस्कुलर टिश्यू में, अब आप कहोगे कि जाइलम तो डेड होता है, टिश्यू लिखा है बेटा, जाइलम पैरेन्काइमा भी होगा, फ्लोएम की तो फाइबर को छोड़ के तीनों सेल लिविंग है, कंपेनियन सेल, सिव ट्यूब सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा तीनों लिविंग है। तो यहाँ जहां जहां लिविंग है वहां बाई चांस उस सॉल्यूशन में क्या आ रहा था, डीएनए आ, इज इट क्लियर, समझ में आई बात? ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट भी हमें पता है फंजाई है, तो उसके एक्सट्रैक्ट में भी बाई चांस बायोमोलिक्यूल आ रहा है, बायोमोलिक्यूल में क्या चीज है जो उसकी ग्रोथ को इनहेंस करेगा वो बाद में पता चले कि वो साइटोकाइनिन, ठीक है। कोकोनट मिल्क और डायरेक्ट आप डीएनए सोर्स को डाल रहे हो तो उस केस में ऑक्सीन के एडिशन, तो जब कल आपको मैंने बताया था कि कैलस का ट्रीटमेंट करते हैं ऑक्सीन प्लस साइटोकाइनिन, आज वो डिस्कवर हो चुका है, ये ड्यूरिंग द डिस्कवरी का है। तो आप किसी सोर्स को डाल डाल के देख रहे हो, जैसे घर में आप कोई डिश बनाते हो पूरा एक्सपेरिमेंटल करते हो, कभी कोई इंग्रेडिएंट अपने पास नहीं होता है तो अपन या तो उसको स्विच कर देते हैं या खुद ही दिमाग लगाते हैं, तो ये करके देखते हैं क्या हो। जैसे मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, मैं मेरी भाभी जब नई नई शादी करके आई थी तो कुकिंग वगैरह नहीं आता, एकदम बढ़िया पढ़ाकू अव्वल दर्जे की इंजीनियर थी, है ही वो, है। तो वो कुकिंग नहीं जानती थी तो वो डरती थी। अब मेरे यहाँ मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी, पापा थे और चाची लोग थी, मौसी लोग थी, तो वो ऐसे सोचे कि गुड़िया जी क्या करना है, मैं उनसे छोटी हूँ तो गुड़िया, मैंने कहा कुछ नहीं करना, अब तो चलो मैं आ रही हूँ। तो अपन लोग कैसे होते सपोर्टिव है, तो फट 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 कर दिया, एक कॉल पे सारी चीज मैनेज करा ली, हाँ मौसी आ जाओ खाना बन गया, फिर तो आ जाओ मौसी लोग तारीफ कर देंगे, चलेगी। बैकग्राउंड में कौन जानता भाभी बनाई कि ननद। तो उसी तरीके से क्या है कि अब मैंने उनको चीजें दे दी, बता दिया ये इतना डालना या ये बना के रख दिया, बस जब मौसी आएंगी तभी इतना तड़का लगा के ले आना, ठीक है। खीर बनाना है, मीठा खिलाना है, बड़े सारे चूचले होते हैं, ठीक है। तो हलवा खिलाना है, तो भाभी जी को यही नहीं पता कि घी और डालडे में क्या अंतर है, सूजी और आटे में क्या अंतर है। बड़ा टेंशन वाला दौर था वो, थोड़ा 5-6 दिन वाला, रिश्तेदार चले जाते तो सारी चीजें बस नॉर्मल हो जाती। तो बेसिकली हम क्या बता रहे हैं, एक्सट्रैक्ट वेस्कुलर टिश्यू या किसी भी चीज का, या वो, तो भाभी भी आज भी 10 साल हो गए लेकिन वो लिख के रखते हैं और हर होली के पहले मुझे कॉल करके पूछते हैं भुजिया में ये इतना इतना डाल, एकदम इंजीनियर वाले दिमाग से। मैं तो, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है वो मैं बता रही थी, भाभी डाल दो, कढ़ाई मना नहीं करेगी, मतलब आप डालो देखेंगे क्या बन रहा है, घर वाली तो खैर पढ़ाई की करके नहीं बोलेगी अरे मत डालो कुछ, तो भाभी अब वो खुद ही बोलती है डालू क्या, फिर बोलती कढ़ाई मना नहीं करो। तो हम लोग का ये 10 साल से पैटर्न चला, तो कढ़ाई मना नहीं करेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट करना है करो। जैसे मुझे तो चैलेंजिंग लाइफ ही रही है पूरी, तो मेरा जब पहली बार मैंने समोसा बनाया था वो भी 50 लोग के लिए बनाया, मेरा दिमाग खराब हो गया कि कहाँ फंस गई हूँ। ठीक है, होली में घर में मम्मी बीमार है, होली हम लोग के साइड बहुत मनाई जाती, तो अब मेरे को अलग करने का भी एक वो टशन रहता है। अब मैं थी 12th में, मैंने कहा ठीक है समोसा बनाते हैं, क्या नॉर्मल भुजिया वुजिया तो बन ही रहा है, कुछ अलग बनाए। समोसा बनाया, वो 50 बनाया, गिन के भैया वो तो वैसे ही 40 खत्म हो गए। अब टेंशन आ गया, कॉलोनी में हल्ला हो गया कि वहाँ यादव जी के यहाँ समोसा बना, मैंने कहा है ही नहीं, हो क्या करेंगे 50 ही बनाए थे खत्म हो गए, तो बाई चांस वो भी अच्छा बना था। तो दिस इज व्हाट एक्सपेरिमेंट, आपको आए ना आए करो, कुछ कुछ तो होगा, कभी अच्छा होगा कभी खराब होगा, लेकिन आप ना करोगे कुछ करोगे ही नहीं। ठीक है, जैसे कोई ये कहे अरे मुझे तो बनाना ही नहीं, तो बात ही खत्म होगी, फिर सुनो दुनिया भर। तो जस्ट बी रेडी फॉर वॉट एवर द कंडीशन। तो उसी तरीके से ये सब क्या थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जिसमें दिमाग ये चला ये सब लिविंग टिश्यू है जिनके भी एक्सट्रैक्ट जा रहे हैं। अब बात वही आ गई 1955 या आप ऐसे भी समझो ये 1940 वाले एरा की बात है। बायोमोलिक्यूल डिस्कवर है, डीएनए डिस्कवर हो चुका है, प्यूरिन पिरिमिडिन पता है,
तो अब कंडीशन आ चुकी है, अभी जब तुम लोग जेनेटिक्स मेरे से पढ़ोगे तो और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट अपन देखेंगे कि कैसे पता चला कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अंदर तो प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, लिपिड भी है, डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट है, तो आप डीएनए को ही क्यों बॉस बना, सेल के अंदर तो कोई जा नहीं रहा। तो वो सब एक्सपेरिमेंट कैसे हुए, तो वो चीजें पता थी, तो ये आइडिया लग गया था कि हाँ इसमें कुछ तो है जो बायोमोलिक्यूल है जो वहां पे स्टिमुलेट कर रहे हैं ग्रोथ को। ठीक है, वही प्यूरिन ओरिजिन का आपको क्या मिला, साइटोकाइनिन, जिसको पहले टर्म दिया गया था काइनेटिन। ये क्वेश्चन है बेटा, मार्क में। काइनेटिन पहले काइनेसिस करने वाला हार्मोन, काइनेटिन। मिलर एट ऑल, अगेन एक साइंटिस्ट, देखो बड़े सारे साइंटिस्ट हैं बेटा, एफ स्कूग आ गए, वेंट आ चुके हैं, डार्विन डार्विन आ चुके हैं, एंड कुरोसावा। ठीक है, मिलर एट ऑल 1955, लेटर आइडेंटिफाई, वही मिलर एक्सपेरिमेंट वाले ही मिलर है, लेटर आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। जिस एलिमेंट पे आपने वर्क किया है उसका क्रिस्टल आपके पास है। जैसे आपके घर में क्यूब रखे हैं, शुगर क्यूब है तो वो शुगर है, ठीक है। नमक के डिब्बे में नमक है तो वो नमक का क्रिस्टल फॉर्म है, NaCl है, सॉल्ट है, ठीक है। तो क्रिस्टल फॉर्म आ गया, इसका मतलब आइसोलेट हो गया। आप देखोगे केमिस्ट्री के, आप आगे एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको आइसोलेट करना होगा, एक मिक्सचर का दिया जाएगा केमिकल, अननोन केमिकल, फिर उसके प्रोटोकॉल होते हैं, आपको एरोमेटिक, एलिफेटिक, क्या उसमें आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेरिमेंट करते करते आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है बच्चों, लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनिन प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म साइटोकाइनेसिस। बेटा ध्यान रखना, वही साइटोकाइनेसिस है सेल डिवीजन वाला। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक। तो साइटोकाइनेसिस को कोई प्रमोट कर रहा था, उससे सेल की ग्रोथ हो रही थी, सेल प्रमोट हो रहे थे तो टिश्यू बन रहे थे, ऑर्गन बन रहे थे। नाउ कम टू एब्सिसिक एसिड, 3 आपको डिस्कवरी होगा, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिक एसिड, है ना। एनसीईआरटी पे है अभी। मिड 1960s 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, इंडिपेंडेंट मतलब अपनी अपनी जगह पे कर रहे थे, और जब उनका वर्क पब्लिश हुआ तो 3 लोगों की चीज कॉमन हुई। जैसे हम लोग जब पीएचडी करने के टाइम सबमिट करते हैं तो हमारा मैक्सिमम टेंशन यही होता है कहीं हमारा काम कोई और ना कर रहा हो दुनिया में, ठीक है। सारी 5 साल की मेहनत चली जाएगी, तो करके काम, मैंने अभी भी मेरे पास 4 पेपर रखे हुए, और सिर्फ मैं अगर 1 महीने 2 महीने उस पर फोकस कर दूं तो मेरे 4 इंटरनेशनल पेपर पब्लिश होने को चल रहे हैं, लेकिन उस चीज को 2 साल का गैप करते हैं। अब देयर इज हाईली पॉसिबिलिटी कि वो काम किसी ने कर दिया तो मेरा पेपर डालते ही वो हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक। तो रिजेक्शन आएगा, कहाँ से वो कॉपी लग रहा है, कैसे वो मैच कर रहा है, ये सब चीजें आ जाती है, क्योंकि ये बहुत इनके सॉफ्टवेयर बहुत एक्यूरेट वर्क करते हैं। इवन मेरे थीसिस में मेरा ही प्लेगरिज्म है, ठीक, तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं, हम मेंशन करते हैं भाई ये मेरा ही पेपर है, नकल नहीं किए, ठीक है। तो उसमें साइटेशन करना होता है, हाँ ये सपना सिंह यादव की थीसिस है और ये उन्हीं के पेपर का कॉपी है, मतलब आपने क्या काम किया वो आप ही लिख रहे हो, तो 2 बार लिखे हो तो ऑब्वियसली वो मैच हो जाएगा। तो वो पूरे डेटा में जितना अर्थ पे डेटा है सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां से वो मैच करके निकाल देते। तो ये बहुत हम लोग का चैलेंज रहता है रिसर्चर्स। तो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स चल रहे थे उस वक्त, इस तरीके के कंप्यूटेशनल डेटा डेवलप अपने नहीं हुए थे, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म पे पब्लिश होते हैं तो सबको लगता है ये काम तो मैंने भी किया, ये काम तो मैंने भी किया, वो टीम बन जाती है और वो फिर मिलके काम करते। Reported the purification and chemical characterization of 3 different kind of inhibitor। ध्यान रखना तीनों अलग अलग थे, तीनों के इनहिबिटर अलग अलग, ओके। इनहिबिटर बी नाम दिया हुआ है एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन, इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन, तीनों ने अलग अलग उसको नाम दे दिया। लेटर ऑल द 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल, तीनों ने फिर उस पर काम किया तो उनको प्रूफ कर दिया गया ये तो एक ही है, नाम 3, केमिकली वो आइडेंटिकल हो, क्लियर है। दे वर टर्म्ड एज एब्सिसिक एसिड। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या पहले जाएगा थोड़ा, ये पीजीआर की डिस्कवरी में एथाइलिन पहले हो गया। देखो ईयर पे आप फोकस करो, 1910
सालों साल से चला आ रहा है फलों का पकना, तो जस्ट उस पर फोकस करने की देर, आपको देखने में लग रहा है दिस इज वेरी इजी टास्क, बट अब डेली अपन ऑब्जर्व करते हैं, कच्चे टमाटर लाते हैं, रख तो पक जाता है, लिविंग है वो, क्या हो रहा है वहां, केले लाए वो पक गए, एक फल पका है एक फल कच्चा है, दूसरा वाला भी पक जाएगा। आपके तो अल्फांसो ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, इंडिया के बाहर भी जाते हैं, तो उनको इस तरीके से स्टैक किया जाता है कि नीचे पका हुआ और ऊपर के कच्चा कच्चा कच्चा, और सबसे कच्चा वाला ऊपर रहता है, और जब वो खोलना रहता है तो इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप पलट के खोलो, ताकि सबसे पका वाला आप जल्दी मार्केट में ले आओ। तो वो उल्टा रिवर्स खोलता है, और उससे जो गैसेस डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी वो कच्चे वाले भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में पक जाते। अब ये साइंस है, लोगों को ये ऑब्जर्वेशन से पता है, हमें साइंस से पता है कि एथाइलिन गैस पके वाले से निकल के कच्चे वाले को पका है। तो इसकी भी डिस्कवरी जो हुई थी दैट इज बाय चांस डिस्कवरी, और वहां पे भी जो सब फल थे वो ऑरेंज और बनाना। ठीक है बच्चा, साइंटिस्ट महाराज घर जाते जाते फल खरीदे, संतरा पका हुआ खरीदे, ऑरेंज बनाना थोड़ा हल्का कच्चा वगैरह से खरीदे, लेकिन उन्हें उनको ऑब्जर्वेशन मुजब सिर्फ बनाना देखते थे लाके, तो बनाना एक दो दो तीन दिन तक चल जाए, लेकिन इस बार क्या हुआ, बनाना के आधे साइड वाले केले, जो मतलब बंच वाले बनाना क्या हुए कि पक गए, जिसके साइड में ऑरेंज रखा और इस साइड वाले कच्चे, ये उनको ऑब्जर्व हुआ। तो वो शौक है, क्योंकि वो डेली जब बनाना लाते थे तब तो वो दो तीन दिन का टाइम ले रहा था, ये ओवरनाइट पक गया, क्या हुआ यहाँ पे। फिर इसी चीज को उन्होंने इंटेंशनली कर करके देखा, तो हर बार यही मिल रहा था, अलग अलग फ्रूट के कॉम्बिनेशन बनाए तो भी यही लिखा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब ये देखो, यहाँ कोई केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लिक्विड नहीं हो सकता, सॉलिड नहीं हो सकता, कोई लिक्विड निकल के जा रहा होता तो दिखेगा, सॉलिड जाएगा तो ऑब्वियसली दिखेगा। तो उन्होंने क्या बोला, पके हुए फलों से देयर इज समथिंग वोलेटाइल रिलीज। वोलेटाइल मतलब जो दिख नहीं रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। ठीक है बच्चा, तो पके हुए फलों से वही वोलेटाइल गैसेस फॉर्म में क्या हुआ, इथाइलिन डिस्कवर, volatile substance. H's cousin confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored unripened banana. कहानी सुना दी हमने, जो तो याद ही नहीं था एनसीईआरटी में। ठीक है, तो अनराइपेंड बनाना के साथ उन्होंने रखा, तो वो उन्हें उस तरीके से पके हुए दिखा ओवरनाइट। Later this volatile substance was identified as ethylene, a gaseous species. ठीक, बाद में उसी की डिस्कवरी होगी, बाई चांस उन्होंने डिस्कवर कर दिया, इस पे जिन्होंने रिसर्च किया, जो केमिस्ट्री अप्रोच अपनाए, उन्होंने उसको एथाइलिन। Let us study some of the physiological effect of these five category of BGRs in next section. वन बाय वन आपको देखना, देख लेना। तो 5 मिनट का लें, ठीक है, फिर अपन ऑक्सीजन वाले में ही आज की क्लास खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन के फंक्शन क्योंकि आपको थोड़ा सा डिटेल में बाहर चलेंगे अपन एनसीईआरटी के बढ़िया, एंड उसके बाद कल लास्ट लेक्चर रहेगा जहाँ तक, या एक और लेक्चर, जो 5 मिनट का ब्रेक लो, आ जाओ फटाफट।
शांति शांति जोड़ी
थोड़ा नोट्स बनाना है साथ साथ में, जहाँ पे बोलेंगे वो इम्पोर्टेंट चीजें लिख लेना, कुछ शाम को हम सेंड करेंगे तो फिर घर पे नोट्स। ठीक है, ऑक्सिन ग्रीक वर्ड है, ये पहला क्वेश्चन यही है। लैटिन वर्ड है कि ग्रीक वर्ड है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑक्सिन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सिन व्हिच मींस टू ग्रो। ठीक है, तो इसका मीनिंग ही जो है उससे ही ये रिलेट कर दिया कि प्रोमोटरी ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ को प्रमोट करे। आरबीटी एसिडिक ग्रोथ हार्मोन, ये आपका क्वेश्चन रहेगा ना बच्चा। वीक एसिड है, ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन एसिड में वीक एसिड है। ठीक, हैविंग एन अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज अगेन क्वेश्चन। अनसैचुरेटेड है ना, मतलब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होगी। सैचुरेटेड मतलब ऑल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर मतलब सिंगल बॉन्ड होगी, अनसैचुरेटेड मतलब उसमें डबल बॉन्ड होगी। एंड कैपेबल ऑफ प्रमोटिंग सेल एलोंगेशन। एक पॉइंट अब देखो, यहाँ से आपको थोड़ा सा शांत हो जाओ और ओपन माइंड करके बैठो, क्योंकि कई फंक्शन अगेन आपके कॉमन हो जाएंगे। और किसको आपको प्रेफरेंस देनी है, ये सिर्फ मैं लेक्चर के टाइम में बोलूँ। आप एमसीक्यूज मेरे को लेके आओगे तो फिर से आप उलझ के आओगे। तो हर साल ये होता है, इसमें आई नो द पैटर्न, बच्चे कहाँ फंसते। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं ऑलरेडी मेंशन करूंगी कि कब किसको प्रायोरिटी देनी है। एक प्रायोरिटी जिसमें ऑक्सीजन की है सबसे ज्यादा, वो है सेल एलोंगेशन। अकेले नहीं करता है, लेकिन मेन रोल किसका है, ऑक्सीजन। ठीक है, among the growth regulator, auxin were the first to be discovered. ओके, सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ है, देखा हमने डार्विन, डार्विन से स्टार्ट हुआ था, बैंड ने फिर डिस्कवर्ड कर दिया था, आइसोलेट किया था, वो कौन सा है, ऑक्सिन। इथाइलिन को छोड़ देते हैं, इथाइलिन हो गया था इससे पहले, लेकिन इथाइलिन को इथाइलिन माना गया बहुत लास्ट। Discovery, Julius von Schott was the first to indicate the presence of organ-forming substances in plants. Organ forming मतलब organ बोला है तो leaf, stem and root, यही है organ. Plant का कुछ और organ नहीं है. The existence of the first plant growth hormone came from the work of Darwin and Darwin 1881. ये हमने डिस्कस कर लिया। डार्विन डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड ग्रेविटी इन हिज बुक पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। ये बुक का नाम नोट करो, पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। हिज सन फाउंड दैट बेंडिंग मूवमेंट ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, या एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसका साइंटिफिक नोट करो जहां पे कैनरी ग्रास लिखा हुआ था। साइंटिफिक नेम नोट करो कैनरी ग्रास का, पैलेसिस कैनेरियंसिस, पैलेसिस कैनरियंसिस। जहां एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कैनरी ग्रास, वहीं पे लिख लो। Was due to exposure of tick to unilateral light. एक्सपेरिमेंट इनका यूनिलैटरल लाइट में किया गया कैनरी ग्रास में। वाइसन जेनसन 1910-13 में फाउंड दैट द tick produces a chemical which was later named auxin. Paul 1914 से 1990 तक removed coleoptile tip and replaced its asymmetrically to find the curvature. Asymmetric रख के without using light ने curvature को find out किया। Auxin was first collected by Wentz 1928 from coleoptile tip of Avena using agar block. This is Avena curvature test. A direct question. ऐसा ऑक्सिन ऐसा, जब आप बायोलॉजिकल सिस्टम में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के कंसेंट्रेशन को क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करते हो, दैट वर्ड इज एसए। Bent also developed Avena curvature test, उसमें जो प्लांट है दैट इज Avena curvature, उसका कर्व, उसकी ग्रोथ दैट इज curvature, और इन प्रेजेंस ऑफ अगार ब्लॉक वो कर्वेचर दिखा दैट इज बायोएसे ऑफ ऑक्सिन।
क्लियर है बेटा? हम्म, ये आपका एनसीईआरटी का इमेज है। जस्ट सारी कहानी आपने देखी, लाइट इधर से आ रही है यूवी डायरेक्शन, लाइट ध्यान रखती है, एरो किस चीज की है थोड़ा सा आप ड्रॉ कर लो। यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट टिप ऑफ द कोलियोटाइप इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, एरोज इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये ओपेक वाला है, ये ट्रांसपेरेंट वाला। थोड़ा थोड़ा लिख लोगे, सारी कहानी जो आपने सुनी वो याद आ जाए। हो गया? एनसीईआरटी के इमेज में ही ऐड कर। साइंटिस्ट का सीक्वेंस याद रखो। डार्विन, डार्विन के बाद है आपके जेनसन, वाटसन जेनसन, एंड देन पॉल, देन वेन। Avena, polyptype of Avena, experiment done by Venn, and finally isolated the oxide and bioassay of oxide is also done by the। ठीक है कि कितना कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन का क्या फंक्शन कर रहा है, दिस इज बायोएस। इंडोलेसिटिक एसिड साइक्लिक रिंग दिख रही है आपको, ठीक। अनसेचुरेटेड दिख रही है, करेक्ट है, अनसेचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर। The first naturally occurring oxygen was isolated by Powell Hagen Smith in 1931। डिस्कवरी हो चुकी है, उसको आप केमिकली निकाल रहे हो तो दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। नेचुरली फॉर्मेशन नहीं कर रहे हो, आपने नेचुरल जो होगा वो एक्सट्रैक्ट करो। अब आप समझ सकते हो, अभी आपने नहीं पढ़ा ह्यूमन फिजियोलॉजी, लेकिन स्टिल यू नो कि यूरिन इज एन एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी, जो मेनली क्या है, प्रोटीन के डीएमिनेशन से जो अमाइनो ग्रुप सारे अपने बॉडी में इकट्ठा हो रहे हैं। तो अमाइनो, जैसे मैंने बताया था अमोनियम आयन, अमोनिया इज टॉक्सिक फॉर द प्लांट, उसी तरीके से अमोनिया अपने लिए भी टॉक्सिक है। तो हम लोग उसको यूरिया में कन्वर्ट करके एंड देन उसको एक्सक्रीट करते हैं, यूरिनेशन, मिक्सचरेशन उसका साइंटिफिक टर्म होता है। ओके, तो ह्यूमन यूरिन में निकल रहा है, इसका मतलब इट इज वेस्ट। समझ में आया? हमारे सिस्टम में अगर तुम सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन और सबसे बहुत अच्छा फंक्शन करने वाला कोई ऑर्गन है ना, दैट इज द किडनी। इसके ऊपर भयंकर लोड है और वो हमें कितना लाइफ को सस्टेन करने में, उसको तुम पहले भी बताया मैं, हमें एक दिन में कितने की नीड है, 200 लीटर पानी। 200 लीटर की जगह आप 2 लीटर में पी लो तो बड़ी बात है। ठीक है, जब तक डांट नहीं पड़ती पानी पियो पानी पियो, जब तक आपको प्यास नहीं लगेगी आप पानी ऐसे नहीं पीने जाओ। नॉर्मल टेम्परेचर डिपेंडेंट, आपको एकदम प्यास लगती तो पानी उठा। उसी तरीके से क्यों, क्योंकि किडनी ने उतना बैलेंस करना, और एक किडनी सफिशियंट है 125 साल जिंदा रखने, उसको सबने डैमेज कर रखा है और डायलिसिस पे पहुंच जाए। और अपने को गॉड ने 2 किडनी दी, इसलिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी सक्सेसफुल है। एक किडनी में अच्छा खासा सर्वाइवल होता है इनका, क्यों, क्योंकि एक किडनी हमें सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट। 125 साल कौन जिंदा रखता है? लेकिन जो हमारे बैड हैबिट होते हैं उसकी वजह से हम जो पानी नहीं पीते हैं बेसिक, अब पानी नहीं पियोगे तो किडनी को ज्यादा पानी को रीअब्सॉर्ब कराना पड़ रहा है। आपकी बॉडी की नीड जो 200 लीटर पानी की, उसको किडनी ही बार बार साइकिल करके दे रहा है। और अगर आप इस चीज को 4 से 5 लीटर तक पहुंचा देते हो अपना डेली, तो आपकी आधी बीमारियां जिंदगी में ऐसे ही खत्म। एक गुड हैबिट, जिसकी बॉडी हाइड्रेशन रहती है उसको आधी बीमारियां वैसे ही। क्या मतलब है इसका? ऑक्सीजन मिला यूरिन में, ठीक है। और क्या मतलब है कि हमें पानी पीना चाहिए। इट वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑक्सीजन ए, ऑक्सीनो ट्राइओलिक एसिड। बेटा फॉर्मूला पूछा गया, आपको भी लिखना पड़ेगा, C18H32O5। लेटर इन 1934 ऑफ साइंटिस्ट है हैगन स्मिथ and Alexander obtained another oxygen called oxygen B। अभी अपने वहां पर देखा था 3 डिफरेंट साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, वही 3 साइंटिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन बी फ्रॉम कॉर्न जर्म ऑयल, कॉर्न मतलब मेज, उसके जर्मिनेटिंग ऑयल मतलब जर्मिनेटिंग जो उसका एंडोस्पर्म था वहां से ऑयल के फॉर्म में जो आइसोलेट किया गया उससे एक्सट्रैक्ट किया गया, जर्मिनेटिंग कॉर्न से। एंड हेट्रोक्सीन फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, इसी का नाम आ गया। हेट्रोक्सीन also known as indole 3 acetic acid is the base known natural oxygen। बॉडी पे कैसे पहुंचा होगा? जो वेजिटेशन अपन खा रहे हैं उसके थ्रू
प्लांट में वो सिंथेसाइज हुआ होगा, प्लांट में वो था, लेकिन ह्यूमन यूरिन में वो एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में आइसोलेट हुआ। फिर उसका सोर्स आइडेंटिफाई किया गया तो वो प्लांट से आया। जैसे सेलुलोज, हम लोग सेलुलोज का डाइजेशन नहीं करते, लेकिन आप कोई भी प्लांट का पार्ट खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, फल खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो फल की बात है, वेजिटेबल में आप कुछ भी खा रहे हो, अंडरग्राउंड रूट खा रहे हो, लीफी स्ट्रक्चर पालक वगैरह खा रहे हो, कुछ भी खाओगे तो आपको पता है सेलुलोजिक सेल वॉल है, तो वो हमारे फीसेस का पार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सक्रीशन अलग है, यूरिन सिस्टम का एक्सक्रीशन अलग, ठीक है। फूड वेस्ट अलग है, मेटाबॉलिक वेस्ट अलग। एक्सक्रीटा फीसेस क्या है, फूड वेस्ट है, एंड यूरिन क्या है, अपना मेटाबॉलिक वेस्ट। क्लियर है? बिसाइड्स, तो आइए को ध्यान रखना आपको कि सबसे ज्यादा जो है नेचुरल और सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिख के रखो। आइए इंडोल 3 पायरुविक एसिड, इंडोल इथेनॉल, 4 क्लोरो आइडोल एसिटिक एसिड, 4 क्लोरो IAA, ठीक है। आर सम अदर नेचुरल ऑक्सीजन, इसका मतलब सिंथेटिक ऑक्सीजन भी है मार्केट में। आप फर्क ही देखो, वो सेल इलांगेशन करा रहे, तो आपको वेजिटेशन प्रॉपर कराना है, तो जो आपने देखा ना फर्टिलाइजर में ऐसे ऐसे स्प्रे कर रहे हैं खेतों में, उसमें इनका भी कंसंट्रेशन ऐड होता है, तो वो क्या होगा, सिंथेटिक ऑक्सीजन होगा। तो नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन पूछता है, तो आप नेचुरल वाले याद रहने चाहिए। एंड देन बेस्ट ओके, सिंथेसिस प्रोसेस पहले आती थी, अभी आती नहीं है, इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको सोर्स याद रखें। ट्रिप्टोफान इज अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। जो आपने 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट पढ़ा है, उसमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान है, विच इज द प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। जैसे आपने साइटोकाइनिन में देखा प्रिकर्सर क्या है, प्यूरिन है, एडेनिन है, उसी तरीके से यहाँ प्रिकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफान। तो अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव है और वीक अमाइनो वीक एसिड है। बस इतना यार। फिजियोलॉजिकल एक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज शूट एपाइसिस, डीप प्रिमोडियम, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक डिवीजन चल रही होगी वो, एंड डेवलपिंग सीड, बर्ड्स, एपेक्स, एम्ब्रियोज एंड अमाइनो एसिड फ्रॉम अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान। इन सभी जगहों पे अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान होता है। इसके अलग अलग पाथवे हैं, बिल्कुल इसमें जाने का भी नीड नहीं है। डीएमिनेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, व्हाटएवर द प्रोसेस, तीनों ही पाथवे से रिजल्ट इन फाइनली आपका इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन। आपको बस इतना याद रखना है, ट्रिप्टोफान से डेवलप होता है, पाथवे अलग है। मूवमेंट ध्यान रखना है, पोलर मूवमेंट को शो कर रहा है, बन कहीं रहा है, जा कहीं रहा है, और कैसा है ये, मोस्टली एपेक्स टू बेस। अभी देखा हमने सारा एक्सपेरिमेंट करके एपेक्स टू कट किया था, तो एपेक्स में फॉर्म हो रहा है और ये पूरा टर्न किया ना, पूरा टर्न कर रहा था, तो बेस तक वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दिस इज द पोलर मूवमेंट, बेसिपिटल हो रहा है, ठीक है बच्चे। In root apices, they are synthesized in relatively very small amount. Root apices पे होगा तो वो किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, रूट के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया है, ये भी बेस ही एक्चुअली, ये बेस है। आप रूट को ऐसे कर दोगे तो रूट की टिप ये हो गई, बेस ये हो गया, बेसिपिटली मूवमेंट वो करेगा। तो मोस्टली क्या होता है, बेसिपिटल मूवमेंट फ्रॉम एपेक्स टू बेस in state, but acropetal from root tip towards the shoot in the root. लेकिन जब आप पूरे के पूरे प्लांट को आप देख रहे हो, रूट को आप घुमाओगे तो है नहीं, तो प्लांट में ये ऊपर की तरफ एक्रोपेटल डायरेक्शन, बेसिपिटल मैंने कहाँ पढ़ाया है, इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है। तो यहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, एपेक्स की तरफ एक्रोपेटल, बेस की तरफ बेसिपिटल। तो शूट टिप पे प्रोड्यूस हुआ और रूट की तरफ मूव किया, कैसा है, बेसिपिटल। रूट टिप पे बना है और ऊपर की तरफ अब कहीं पे भी मूव कर रहा है, ब्रांचेस में जा रहा है, तो मूवमेंट कैसा है, एक्रोपेटल। ओके, पोलर मूवमेंट कहते हैं, कलेक्टिव। ऑक्सीजन मूव स्लोली। अब ये ध्यान रखो कैसे, मैंने बताया था पहले कि कौन कैसे डिफ्यूज हो रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो पीजीआर में ऑक्सीजन जो है
वो तुम्हारा लिविंग सेल से डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट कर रहा है। लिविंग इंटरेक्शन आते ही आपको ध्यान रखना है सिम्प्लास्टिक पाथवे, मतलब प्रोटोप्लाज्मिक डायरेक्शन से वो मूव कर रहा होगा तो उसका स्पीड स्लो रहेगा। डिफ्यूजन हो रहा है एक सेल से दूसरे में। अभी हमने कितनी बार टिप हटाई, टिप को मूव कराया, अगार में लिया, तो उन सभी केस में पॉसिबल इसलिए था क्योंकि वो डिफ्यूज कर रहा है। अगर वो एक ही जगह कंसंट्रेटेड होकर रिजिड हो जाता तो मूवमेंट नहीं मिलती हमें। क्लियर है? Toxin moves slowly by diffusion from cell to cell and not through the vascular tissue. This is question. Xylem phloem पे डिपेंडेंट नहीं है सप्लाई के। टिप पे बना तो कॉर्टिकल एरिया से पिथ एरिया से वॉटेवर जिधर डिफ्यूजन ऑफ मैटर करता है उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे किधर प्रेशर ज्यादा है किधर कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग वो मूव कर जाए। ओके, तो एक सेल अपने दाएं बाएं और नीचे ऊपर सब डायरेक्शन में मूव कर सकते। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक रिएक्शन में लिखवा रही हूँ, उसको ध्यान रखो। इंडोल एसिटिक एसिड जब करेगा तो आयनिक फॉर्म में मूव करेगा, जैसे आपने पायरुविक एसिड को पायरुवेट किया ना उसी तरीके से आप इसका आयनिक फॉर्म याद रखो। वो मूव करेगा तो जो भी H प्लस आयन उसको फ्री मिलेंगे ये उससे रिएक्ट कर जाएगा और क्या बन जाता है IAAH। इतना स्मार्ट मैकेनिज्म है। जो फंक्शनल फॉर्म है दिस इज रिड्यूस फॉर्म IAAH फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब वो जब ट्रैवल करेगा तो वो यहाँ पे एक्सपेंसिव प्रोटीन जो सेल वॉल में है उसको लूज करता जाएगा। और आपको पता है H प्लस ज्यादा है तो pH कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। IAH H प्लस को आइसोलेट कर दिया है, लूज कर दिया है, pH इधर ज्यादा होगा और pH डिपेंडेंट अपने केमिकल रिएक्शन से। इतना आपको नहीं जानना, सिर्फ आपको ये याद रखना है दिस इज pH 7। जितना हम लिख रहे हैं बस उतना ही लिख के रखना। ये है pH 5। ये भी है इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब मिडिल लैमेला प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन वाला जो स्पेस है वहां पे भी क्या है pH 5। इससे ज्यादा आप यही क्या ठीक कि यहाँ पे उसके पहले वाले IAH भी प्रेजेंट हो, उससे रिलेटिव pH वहां पे माइनस नहीं रहेगा। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हाई रहेगा, उसको इंडोल एसिटिक एसिड अपने आयनिक फॉर्म में बाइंड करके रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चा, एंड वो ट्रांसपोर्ट कर। तो यहाँ पे एक वर्ड और ध्यान रखें, इनफ्लक्स होगा तो वो आयनिक फॉर्म में इनफ्लक्स हो जाए और अंदर जब वो एक्टिव स्टेज में रहेगा या आपको चैनल आता है IA माइनस आयनिक फॉर्म रहेगा तो वो एक पर्टिकुलर चैनल से डिफ्यूज होगा। IAH लिपिड लेयर से डिफ्यूज होता है। सेल वॉल पे देखो कोई हिंड्रेंस कर नहीं रहा, सेल वॉल तो सबके लिए, आपको प्लास्टिक तो सबके लिए खुला था। सिम प्लास्टिक में प्रॉब्लम सबसे पहले कहाँ आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे IAA माइनस भी एंटर कर सकता है और IAAH भी एंटर कर सकता है। IA माइनस एंटर करेगा तो ये प्रोटीन चैनल के थ्रू एंटर और ये सिंपली ऐसे डिफ्यूज छोटा सा ओके। और H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन फिर से रिमूव कर देगा यहाँ पे H प्लस आयन, और यहाँ पे आयनिक फॉर्म ज्यादा है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कम है तो pH रिलेटिवली न्यूट्रल है। और फिर जब वो इफ्लक्स हो रहा है यहाँ से निकल रहा है तो आयनिक फॉर्म में ही निकल मूव कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, तो आयनिक फॉर्म में इंडोल एसिटिक एसिड। अब अपने काम का इंडोल एसिटिक एसिड का एक आयनिक फॉर्म है, दूसरा प्रोटीन है। एंजाइम प्रोटीन कौन सा वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, चलो तुम समझना चाहोगे तो मैं समझाती हूँ ना। बहुत मतलब अपने को स्ट्रेस नहीं लेना, इमेज देख के डरना नहीं। जो मैंने थ्रेड वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई ना, ये सब सेल वॉल जो है इन प्राइमरी सेल वॉल, एक्सपेंड कौन होगा, डिफ्रेंशिएट कौन होगा, प्राइमरी सेल ही होगी जिसपे सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी
लिग्निन का डिपोजिशन हो तो एकदम मैच्योर फॉर्म में पहुंच जाए। तो आपको क्या समझना है, ये सेल वॉल पे जो सेलुलोज के फाइबर है, इन फाइबर में एक्सपेंसिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट है। एक्सपेंसिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट, ठीक, जो pH 5 पे एक्टिव हो जाए। pH 5 कब है, जब यहाँ पे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ गया। pH 5 पे वो एक्टिव हो गया IAA माइनस के आने की वजह से और H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से। ओके, यहाँ पे जब वो एक्टिव हुआ तो उसने क्या कर दिया, इस सेल वॉल के सेलुलोज जो फाइब्रिल है उन सबको लूज कर, ठीक है। और प्लस पैरेलली क्या होना है, आपका सेंट्रल वैक्यूम में वाटर, बाहर साइटोप्लाज्म में वाटर, और इसके रिजल्टेंट आपके टर्गर प्रेशर लगना है बहुत सारा। ये प्रेशर लगेगा और वो लूज हो रखे हैं सेलुलोजिक थ्रेड, तो उससे क्या होगा, एक एक्सपेंशन आ जाए, ठीक है। तो ये अपने रिलेटिव साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इज इट क्लियर, समझ में आए? तो इसमें आपको ध्यान रखना, एक्सपेंसिव प्रोटीन, इंडोल एसिटिक एसिड का रोल, आयनिक फॉर्म, ट्रांसपोर्टेशन। पर्टिकुलरली क्या हो गया, ये पूरा सेल एलोंगेशन करा, ठीक है, समझ में आया? और एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूज होता जा रहा है। वैसा तो होगा नहीं कि कहीं पर्टिकुलर, जैसे ग्रोथ ऑफ ऑर्गन लिखा था, तो मतलब आपको रूट को अगर डेवलप कराना है तो रूट की सभी सेल को एक्सपेंड कराना पड़ेगा। स्टेम अगर डेवलप हो रहा है तो उस एरिया की पर्टिकुलर पूरी सेल एक्सपेंड होगी, तब तो आपको पूरा का पूरा स्टेम सिलेंड्रिकल दिख रहा है। तो यही मैकेनिज्म सब में होगा, इसलिए सेल ए से बी, बी से सी में डिफ्यूजन चलता जा रहा है और सिंथेसिस कहाँ हुई, ऑक्सीजन की टिप पे। इतनी बात समझ में आई? आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है ये, लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए। सेल टू सेल कैसे मूवमेंट कर रहा है, आप एनाटॉमी पढ़ रखे हो, आपको सेल वॉल पता है, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है, आपको प्रोटीन चैनल पता है, आपको पीएच समझ में आता है। जस्ट आपको ध्यान रखना, एक्सपेंड क्या हो रहा है, सेल वॉल, किसके रिजल्टेंट, टर्गर प्रेशर के, ये कल ही बात हुई। तो टर्जिडिटी बढ़ेगी, टर्गर प्रेशर सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा और वो सेल थोड़ी सी फुल जाएगी। इज इट क्लियर? अब फुलने के बाद जब सेकेंडरी सेल वॉल होगी, इसलिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में बनती है। चलो वापस आ जाओ, एक आपको सिंथेटिक ऑक्सीजन वाला नोट्स भी याद रखना है। सिंथेटिक कंपाउंड विच कॉज वेरियस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज कॉमन टू IAA, ये नेचुरल है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिंथेटिक ऑक्सीजन, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यहाँ से आपको कॉमन जा रहा है, याद क्या करना है, 2,4 तो पोजीशन है, डाई मतलब कोई चीज है जो दो है, कौन सी चीज है वो क्लोरो है, और ग्रुप क्या है, फिनॉक्सी, ठीक है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी और फंक्शनल उसमें क्या है, CH3COOH होगा, तो एसिटिक एसिड इज द VD साइड। VD साइड क्या होते हैं, अटैक्स ऑन वीट, ठीक है। जैसे गेहूं की खेती आप कर रहे हो और उसमें सरसों उगा हुआ है, तो आपको पता है सरसों से सरसों का तेल मिलेगा, लेकिन उसमें आपके लिए वो वीड है, वो गेहूं के हिस्से का सॉइल मिनरल ले रहा है। तो आपने क्या किया, ऐसा वीडिसाइड छिड़काव कर दिया जिससे आपके गेहूं की क्रॉप को फर्क न पड़े और बाकी सब अनवांटेड क्रॉप जो आपकी उसको छोड़ के है वो सब वहां पे डिग्रेड हो जाए, उसको बोलते हैं वीडिसाइड, खरपतवार। 2,4,5-T, 2,4,5 तीन पोजीशन हो गया, क्या, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये डाइक्लोरो था, ये ट्राई। एक एक बार थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सा पढ़ के रखोगे तो ये तुम्हारे ऑप्शन जब आते हैं ना तब क्लिक कर जाएगा। डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, फिनॉक्सी कॉमन है, एसिटिक एसिड कॉमन, IBA, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, B से ब्यूटायरिक एसिड, NAA पूछा गया है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, A वही है कॉमन। ये सब क्या है, सिंथेटिक, तो सिंथेटिक और नेचुरल के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है। phenyl acetic acid and indole 3 propionic acid, collectively they are artificial oxide। अच्छा खासा आपके पास आज एक टेबल बन जाना चाहिए, नेचुरल ऑक्सीजन एंड आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, और आप मुझे सेंड नोट्स भी इसी तरीके से बनना चाहिए।
IBA is both natural and synthetic. हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे आया था IBA, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। और इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड का नाम आपके एनसीईआरटी में भी जो इंट्रोडक्टरी था वहां पे दिया हुआ, वहां पे तो अपन ने बात ही नहीं की सिंथेटिक है या नेचुरल है, सब चीज नेचुरल चल रहा था वहां पे। उसमें आप देखो तो वहां पे IBA का नाम था, नहीं है, एसिटिक एसिड का ही। इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड काफी ज्यादा पूछा गया है, और ये ऑक्सीजन नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों में। सर्टेन कंपाउंड्स इनहिबिट, सबसे ज्यादा अबंडेंट IAA। कुछ क्वेश्चन हम यहीं पे बता दे रहे हैं फिर से। IAA मोस्टली मोस्ट अकरिंग ऑक्सीजन, ठीक है। नेचुरल लिख लो आगे, पेट्री में सारा क्वेश्चन होगा। IBA ब्यूटायरिक एसिड वाला क्या है, बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल दोनों है। Certain compounds inhibit action of auxin and compete with auxin for active sites are called antioxin. अब ये कैसा इनिबिटरी इफेक्ट करेगा, जस्ट लाइक जैसे एंजाइम, सबस्ट्रेट और इनिबिटर किससे बाइंड करेगा, उसका कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा है, उससे बाइंड करेगा। तो अगर किसी की बाइंडिंग साइट ऑक्सिन जैसी है तो वह एंटीऑक्सिन की तरह वर्क करेगा, ऑक्सिन का फंक्शन नहीं होने देगा, क्या हो गया, एंटीऑक्सिन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पैरा, पी से पैरा हो जाता है, ऑर्थ्रो मेटा पैरा आपको पोजीशन पढ़ाई जाएगी। क्लोरोफिनॉक्सी आइसोब्यूटायरिक एसिड PCI। टिबा 235 ट्राई आयोडो, इसमें क्लोरो नहीं आएगा, आयोडो बेंजोइक एसिड। टिबा इज यूज्ड इन पिकिंग कॉटन बॉल्स, ठीक है। आपको पता है कॉटन बॉल से आप जो सीड कोड का जो रेशा है, जो रुई आप बोलते हो, वो उसका कमर्शियल पर्पस। तो अब आप वहां पे ग्रोथ को क्या करोगे, रिटार्ड कराना चाहो, ठीक है। वो ग्रोथ रिटार्ड होगी तो वहां पे जो भी सीड बना है उसमें कॉटन के फाइबर का अमाउंट बढ़ेगा, वो मिनरल उस साइड में यूज होगी। इसलिए क्या होता है कि कॉटन के केस में एंटीऑक्सिन यूज किया जाए। क्यों, क्योंकि ह्यूमन है सेल्फिश, ह्यूमन को पता है कि कॉटन का हमारा काम क्या है, कॉटन लेना। कॉटन के चाहे आपको कपड़े बना लो, चाहे जो भी बनाओ, उसमें आपको कॉटन से वर्क काम करना है। तो उस केस में हम उसका फर्दर एक्सपेंशन को रोकते हैं ताकि उसके मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो सीड में कॉटन के डेवलपमेंट में यूटिलाइज हो और आपको मैक्सिमम अमाउंट में कॉटन फाइबर बने। तो वहां पे आपको एंटीऑक्सिडेंट की नीड होती है एक लिमिटेड टाइम के बाद। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन, वाई कॉटन बॉल ट्रीटेड विद एंटीऑक्सिडेंट इज रिलेटेड टू कमर्शियल पर्पस, क्या चाहिए। बायो एसिड बताया मैंने, एवेना कर्वेचर टेस्ट डन बाय वेंट। ओट्स जो आप खाते हो वही है एवेना सटाइवा। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्लांट ग्रोथ बाय परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट विद ओट एवेना सटाइवा प्रोल्यूटेड। क्वांटिटेटिव टेस्ट है, कितने क्वांटिटी में कितना उसमें रिस्पॉन्स हो रहा है, कितना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आप ऐसे करेंगे, तो बायोमोलिकल का ऐसे हो रहा है, दैट इज बायोएस। डायरेक्ट बस नाम पूछता है आपको, और अभी तो बहुत सी चीजें रिस्ट्रिक्टेड हो गई है एनसीईआरटी, तो बस आपके पास नोट्स रहे, पढ़ते रहो, बाकी जितना क्वेश्चन सॉल्व करने में आ जाएगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। पहला फंक्शन आंख बंद करके सबसे प्रायोरिटी पे सेल इलोंगेशन देखना है, जिसको आपने अभी मैकेनिज्म में भी देख लिया। ऑक्सीजन प्रमोट्स सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड एनलार्जमेंट ऑफ मेनी फ्रूट्स बाय स्टिमुलेटिंग इलोंगेशन ऑफ सेल्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। कोई सेल ऐसे नहीं बढ़ेगी कि ये इधर बढ़ गई, ऐसे नहीं बढ़ेगी, सेल ऐसे बढ़ेगी। जब तक वो मैच्योर होके फाइबर वगैरह या क्या है उसके हिसाब से नहीं पता, तो सेल में इक्वल प्रेशर लगेगा चारों। आप बलून फुलाते हो तो बलून का शेप ऑलरेडी कुछ बना होगा, उससे वो हार्ट शेप या ग्लोबुलर शेप में आता है, लेकिन आप जब ब्लोइंग कर रहे हो, एयर ब्लो कर रहे हो, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है बच्चे। The auxin cause cell enlargement by solubilization of carbohydrate, loosening of microfibrous, synthesis of more raw material, increase membrane permeability.
and respiration. अच्छा, एक्सटेंसिव प्रोटीन का नाम बता दिया. एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस क्या है कि लेटरल ब्रांचेस ना निकलने दे. एपिकल डोमिनेंस ज्यादा है. अब आप देखो अगेन हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं तो आपको इसको देख सकते हो कि एपिकल डोमिनेंस को आपको इनहिबिट किस केस में करना होगा. अगर चाय के बागान बन रहे, चाय की खेती अपन ऐसे नहीं बढ़ा सकते, चाय की खेती ऐसे बढ़े. तो ऐसे बढ़ना है तो मतलब लेटरल ब्रांचेस को प्रमोट करना. तो उसमें टिप को कट किया जाता है. उसमें जो माली है वो टिप को कट करता हुआ चलता है ताकि चाय के बागान ऐसे हॉरिजॉन्टली बढ़ते जाए. उसमें क्या चाहिए आपको? लेटरल ब्रांचेस चाहिए. ठीक है बच्चा, चलो देखेंगे रेस्ट ऑफ द फंक्शन कल. इनकी डिस्कवरी वाली चीजें जितना भी कवर हुआ वो ध्यान रखो. बाकी फंक्शन तो एक बार ऑक्सिन डिटेल में, साइटोकाइनिन थोड़ा डिटेल में, उसके बाद आपको सब तीनों एक ही बार में फिर बाकी साइलिन में कुछ ज्यादा है. समझ में आया ये सब? इसको रिवाइज कर लेना. कुछ नोट्स यहाँ पे बनेंगे और वो आप बनाओ.